हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल एक अवेकनर है। ना उसके पास इस रैंक की एबिलिटी है, ना ही उसके पास डबल इस रैंक की एबिलिटी है, बल्कि उसके पास तो ट्रिपल इस रैंक की एबिलिटी होता है। इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक एबिलिटी के साथ वो इस डूबती हुई दुनिया का आखिरी आशा की किरण होती है। लेकिन इन सभी चीजों से भी घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। डीमैना के इंसानी जाति को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और इस डूबती हुई पूरी दुनिया में एक लौता हम लोगों का ही मेन कैरेक्टर जिंदा होता है। लेकिन यहाँ पे उसकी हालत कुछ खास नहीं होती। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहे होते हैं, हाल पूरी तरीके से बेहाल हो गए होते हैं और इस वक्त उसके सामने मौत की छाया बन के खड़ा होता है डीमैन किंग। डीमैन किंग अभी सुचेन के पास आके कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आपने आपको इंसानी जाति का आखिरी आशा कहने की। तुम्हारा ये इंसानी जाति या फिर बोलूं ये पूरा ह्यूमन रेस किसी भी वर्थलेस कचरे से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो अब मैं तुम्हारा बाचा कुचा जो लाइफ एसेंस है उसको पूरी तरीके से निचोड़ के खा जाऊंगा। इन सभी बातों को बोलते हुए अभी जो डीमैन किंग है वो अपने हाथ को हाउ की ओर करता है और यहाँ पे डीमैन किंग का हाथ धीरे धीरे करके किसी एक मुंह की तरह खुलने लगता है। हाथ के अंदर से रेड कलर की ऑरा भी बाहर की ओर आने लगता है। डीमैन किंग कहने लगता है कि तुम मेरा खाना बन जाओ और इसके साथ ही मेरी शक्ति भी। इतना कहने के साथ ही यहाँ पे डीमैन किंग अपना गॉडजिला जैसा हाथ ओपन करके सीचेन के बॉडी से उसकी जो लाइफ एसेंस है उसे खींचने लगता है। बेचारा सीचेन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगता है। वो अपने मन में ही कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सिस्टर, मेरे जितने भी दोस्त थे वो सभी और मेरा मास्टर भी, मैं जितने भी लोगों को चाहता था उन सभी को तुमने खत्म कर दिए, उन सभी को मेरे से दूर कर दिए, तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। सीचेन इन सभी बातों को सोचने के साथ ही इस वक्त अपने साथ इस डीमैन किंग को भी ले जाने का प्लान बनाता है। मतलब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है, हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे, सॉरी तुमको भी पेल के जाएंगे। सीचेन अभी अपनी बची कुछ ताकत को इकट्ठा करके ट्रिपल एस अल्टीमेट स्किल टर्मिनस लाइट को एक्टिवेट कर लेता है और इससे यहाँ पे गोल्डन कलर की लाइटनिंग एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है और ये जो लाइटनिंग एनर्जी है ये धीरे धीरे करके डीमैन किंग के ऊपर भी प्रभाव फैलने लगता है। डीमैन किंग परेशान होते हुए कहने लगता है कि ये सभी चीजें क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे अपने बॉडी को मूव क्यों नहीं करा पा रहा हूँ। डीमैन किंग की ये बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सीचेन को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस अल्टीमेट स्किल को यूज करने की वजह से धीरे धीरे करके मरने लगता है। मरते वक्त उसको अपनी पास्ट की चीजें याद आने लगता है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपनी छोटी बहन को देख पाता है, उसके बाद अपने मास्टर को और आखिरी में अपने मॉम डैड के तस्वीर को देख पाता है। सीचेन मरते मरते कहने लगता है कि मॉम डैड हम सभी दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे, काश मैं थोड़ा और ज्यादा ताकतवर होता। और सही बोल रहा गाइस, यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद बस नैरेटर को यही बोलना चाहता हूँ, वाह नैरेटर वाह, किसी साउथ की मूवी लगा के रखे हो क्या, गोली खाने के बाद भी 2-3 घंटे तक जिंदा रहेगा। तो जो भी है मेरे इस डायलॉग को सुनने के बाद नैरेटर यहाँ पे फाइनली सीचेन को मार देता है। सीचेन के साथ साथ अल्टीमेट स्किल की वजह से डीमैन किंग भी यहीं पे मारा जाता है। सीचेन जो कि इस दुनिया का आखिरी इंसान बचा हुआ था, उसके मारने के साथ ही ये दुनिया पूरी तरीके से खाली रह जाता है। चार पास की सिनेरियो को देखने के बाद अभी बस ऐसा ही लग रहा होता है कि मानो कलयुग बस खत्म ही हुआ है। लेकिन नैरेटर को यहाँ पे ये बात मंजूर नहीं था कि कलयुग खत्म हो जाए, इसी कारण नैरेटर यहाँ पे दोबारा से सीचेन को जिंदा कर देता है। हम लोगों को सीचेन को धीरे धीरे करके अपनी आंखें ओपन करते हुए दिखाए जाते हैं। सीचेन जागने के बाद अपने हाथ पैरों को देखने लगता है, अपने मन में ही कहने लगता है कि हमें मारा नहीं गया था और मैं ये कौन सी जगह पे हूँ। अपने मन में इतना कहने के साथ ही सीचेन खिड़की से नीचे की ओर देखता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो तो इस वक्त कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर है। और जैसा कि सीचेन जब आखिरी पालों में जिंदा था तब इस दुनिया में कोई भी इंसान बचा नहीं था, लेकिन अभी नीचे की ओर बहुत सारे इंसान हैं। तो इसी कारण सीचेन परेशान होते हुए अपने मन में ही अपने आप को ही क्वेश्चन करने लगता है, क्या ये दुनिया खत्म नहीं हो गया था, आखिरकार ये सभी लोग कहाँ से आए हैं। अभी तो सीचेन जैसे ही आईने में अपने शक्ल को देखता है वैसे ही वो चीजों को धीरे धीरे करके समझने लगता है। और यहाँ पे बताने की क्या जरूरत है, आप लोग भी समझ गए होंगे कि सीचेन दोबारा से अपनी अतीत में आ चुका है। सीचेन आईने में अपने आप को देख ही रहा था, इसी समय उसके बगल में एक स्टेटस विंडो ओपन होने लगती है जहाँ पे ये लिखा हुआ था पावर ऑफ गुल्टीमोनी फ्यूजन कंप्लीट। सीचेन तो अभी फोन के अंदर डेट को भी देखता है और इससे उसको ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि वो पास्ट में वापस आ चुका है, वो भी पूरे 10 साल पहले। और आज के बाद से पूरे 3 साल बाद ही इस दुनिया में फर्स्ट डीमैन किंग अपेयर होने वाला है। और जो फर्स्ट डीमैन किंग अपेयर होने वाला है उसका नाम होने वाला है वर्थ। और वो एक टेंटिकल जैसा डीमैन किंग है जो कि इस पूरी दुनिया को नरक के किनारे धकेलने वाला है, क्योंकि सीचेन के पास्ट लाइफ में उसने ही इस दुनिया में सबसे पहले जो हेल का गेट है उसे ओपन किया था। और उसकी वजह से ही इस दुनिया में धीरे धीरे करके और भी बाकी के जितने भी डीमैन किंग्स है वो सभी अपेयर होने लगे और तब से ही चालू हो गया इस दुनिया का अंत। और जिसकी वजह से ही सीचेन को सब कुछ खोना पड़ा। सीचेन बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने हाथ की ओर देखने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे 3 साल बाद आने वाले उस डीमैन किंग वर्थ को मारना ही होगा और हेल का दरवाजा खुलने से रोकना ही होगा और यही मेरा चांस है हर
हर एक चीजों को सही करने का। सीचेन खड़े खड़े इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय उसके पास दोबारा से स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था पावर ऑफ ग्लूटोनी फ्यूजन कंप्लीट। और जैसा कि सीचेन पहली बार अपने सामने किसी एक स्टेटस विंडो को देख पा रहा था, इसी कारण वो इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक होकर रखा था, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब से ही उसने आंखें खोली है तब से ही ये चीज उसके सामने क्या कर रहा है। ऊपर से एक ग्लूटोनी, ये क्या है। सीचेन इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसका स्टेटस विंडो दोबारा से चेंज होके उसकी करंट एबिलिटी को दर्शाने लगती है और यहाँ पे सीचेन की हर एक चीज पूरे 100 पे होता है लेवल छोड़कर। सीचेन अपने मन में ही कहने लगता है कि ये सभी चीजें बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह ही लग रहा है। मैंने ये सभी चीजें पहले कभी नहीं देखी है। पिछली लाइफ में मैं तो सिर्फ अपने अवेकनिंग पावर को ही यूज करता था। सीचेन की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को यहाँ पे जितने भी अवेकनिंग एबिलिटी है उन सभी को दिखाए जाते हैं, जो कि आप लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ लो, क्योंकि मैं इन सभी नामों को नहीं बोलने वाला। समझा करो, बहुत सारे नाम है यार, नहीं बोलने वाला मैं। तो जो भी है, सीचेन अभी हम लोगों से कहने लगता है कि इस दुनिया में 10,000 लोगों के अंदर सिर्फ एक ही जन अवेकनिंग हो पाता है। मैं जिस स्कूल को करंटली अटेंड कर रहा हूँ उस स्कूल में वही लोग आते हैं जिनके अंदर अवेकनिंग होने का पोटेंशियल है। मतलब फ्यूचर में जाके वे लोग डेफिनेटली अवेकनिंग होने वाले हैं। लेकिन बुरी किस्मत से मैं पिछली जिंदगी में जब इस स्कूल में पढ़ाई करता था तब कभी भी अवेकनिंग नहीं हो पाया था। पूरे 4 साल तक स्कूल के अंदर जो फूड चेन है उसके अंदर में सबसे नीचे था। उस वक्त तो कोई भी आके मुझे जब चाहे तब पीट सकता था, लेकिन फाइनली उसके बहुत सालों के बाद मैं अपने आप को अवेकनिंग कर पाया लाइटनिंग एसोसिएशन प्रोफेशन के अंदर, और उसके बाद से मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके चेंज हुआ। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसे देख के लगता है कि मैं पहले से ही अवेकनिंग हो चुका हूँ। तो चलो मैं अपनी जो करंट पावर है उसे एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। अपने मन में इतना कहने के साथ ही सीचेन अपनी दोनों आंखों को बंद करके अपने हाथ के अंदर अपना जो प्रोफेशन है उसे लाइटनिंग एसोसिएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ पे सीचेन के सामने हम लोगों को लाइटनिंग एसोसिएशन का स्टेटस विंडो को भी दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पे सीचेन अभी इस पावर को यूज करता उससे पहले यहाँ पे कोई आ जाता है, क्लिक करके दरवाजे को ओपन करता है। कैमरा एंगल अभी जैसे ही दरवाजे की ओर जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि ये तो सीचेन का दोस्त होता है, नाम होता है मालोंग, और इसका करंट एबिलिटी ई रैंक होता है, एक फ्लावर चैंटर। अभी मालोंग सीचेन को खड़ा होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सीचेन को पकड़ते हुए उसकी हालचाल पूछने लगता है। तो इस समय सीचेन नोटिस करता है उसके साइड में उसकी जो स्टेटस विंडो है उसे यहाँ पे मालोंग देख नहीं पा रहा है। तो वो ये एज्यूम करता है कि उसके अलावा इस स्टेटस विंडो को शायद से कोई और देख ही नहीं सकता। सीचेन खड़े खड़े अपने मन में इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय मालोंग सीचेन का हर एक बॉडी पार्ट्स अच्छी तरीके से चेक करने लगता है, क्योंकि पिछले दिन उसे बहुत ही ज्यादा मारा गया था, मतलब एक कुत्ते की तरह पीटा गया था। लेकिन अभी सीचेन के बॉडी पे चोट का एक निशान भी नहीं रहता, और इस बात से मालोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीचेन मालोंग को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और क्यों होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि पिछली जिंदगी में ये दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसी समय मालोंग एक्साइटेड होता हुआ सीचेन से कहने लगता है कि तुम्हें तो ये बात याद ही होगा ना कि कल को हम लोग का रैंकिंग टेस्ट होने वाला है, और जैसा कि यहाँ पे तुम्हारा बॉडी बिल्कुल ठीक लग रहा है तो चलो हम लोग जाके तैयारी करते हैं। मालोंग तो अभी सीचेन को यहाँ से लेके जाते जाते ये भी कहने लगता है कि मुझे पता है ब्रो कि तुमने अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, लेकिन ये टेस्ट ग्रेजुएशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो यार जल्दी जल्दी चलते हैं। मालोंग की इतना कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। आफ्टरनून के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग गेमों को खेल रहे होते हैं, और इसी जगह पे इस समय सीचेन और इसके साथी मालोंग दोनों ही चलते चलते आ गए होते हैं। और यहाँ पे सीचेन मालोंग से कहने लगता है कि बहुत दिन हो गए इतने सारे लोगों को एक साथ देखे हुए। तो मालोंग बोल उठता है, पागल हो गया क्या तू, क्या बकवास करे जा रहा है। और इसके साथ ही परेशान होते हुए सीचेन से ये भी कहने लगता है, हम लोग ना ये जो ट्रैक है ना इसके आसपास ही चलेंगे, ज्यादा अंदर की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सीचेन मालोंग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। सीचेन बेचारा अपने मन में ही कहने लगता है कि मैंने पहले ही सब कुछ एक बार खो दिया, तो अगर इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो पिछली बार की तरह वही होपलेस फ्यूचर दोबारा से अपने आप को दोहराएगा। मुझे जल्दी से कोई एक प्लान को तैयार करना होगा, और इसके साथ ही जितना पॉसिबल हो सके उतना ही जल्दी रैंक अप भी होना होगा। और इस दुनिया में किसी को अगर रैंक अप होना है तो उसके पास सिर्फ एक ही चांस है, और वो है कि किसी डंजन के अंदर जाके मॉन्स्टरों को हंट करना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जितने भी डंजन है उन सभी डंजनों को ज्यादातर गिल्ड की तरह ही मोनोपोलाइज्ड किया जाता है। मतलब कोई अगर गिल्ड के अंदर नहीं है तो उसके पास रैंक अप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीचेन तो अभी अपने स्टेटस विंडो को दोबारा से देखता हुआ ये भी कहने लगता है, अगर ये मेरी करंट स्टेटस है तो मैं ये सोचने में मजबूर हूँ कि दूसरे अवेकन लोग और जो मॉन्स्टर्स है उन लोगों के स्टेटस मेरे मुकाबले कितना ज्यादा अलग होंगे। अलग अलग पावर लेवल्स को पहचानने के लिए गवर्नमेंट ने अवेकेंट इंडिविजुअल्स और मॉन्स्टर के लिए एक रैंकिंग सिस्टम बनाया, और शक्तियों के अनुसार इसे लेके इस टायर तक होता है। और यहाँ पे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से ज्यादातर ये रैंक के ही है, और इनमें से कुछ ही सिलेक्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट या फिर जिनका कोई गिल्ड के साथ संबंध है वही लोग सिर्फ डी तक पहुँच पाएंगे। और
और यहाँ पे मैं अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत ही रफली ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरा रैंक क्या हो सकता है। लेकिन अगर मेरी इवोल्यूशन किया जाए तो मुझे किस तरह का ग्रेड दिया जाएगा। अपने मन में इतना कहने के साथ ही इस समय सीचेन मालोंग की ओर देखता है और दोबारा से कहने लगता है शायद से इससे ज्यादा बेहतर ही होगा। सीचेन इतना बोल ही रहा था, इसी समय कहीं से एक उड़ता हुआ बॉल आके मालोंग के चेहरे पे धड़ाम करके लगता है। बेचारा मालोंग अभी जमीन के ऊपर गिर जाता है और इससे चश्मा भी टूट जाता है। इसी समय साइड की ओर 2-3 लौंडे को दिखाए जाते हैं, जिनमें से सामने वाला लौंडा कहने लगता है, अरे क्या ये दोनों वही है ना, सीचेन और मालोंग? तुम दोनों के शकल को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है पिछली बार मार खाने के बाद तुम दोनों बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए। वह लौंडे को देखने के बाद इस समय मालोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, कहने लगता है कि अरे यार कितनी बुरी किस्मत है हम लोगों की, हम लोग दोबारा से उसके पास ही आ गए। लेकिन इस समय सीचेन घुर घुर के उसी लौंडे की ओर ही देखने लगता है। लेकिन इस समय वह लौंडा अपने साथियों से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना वो दोनों मेरा पिटाई झेल सकता है। और इसके साथ ही मालोंग एंड सीचेन से कहने लगता है कि तुम दोनों को पता है कि हम लोग यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आते वक्त अपने साथ ड्रिंक्स क्यों नहीं लेके आए। वह लौंडे की इस बात को सुनने के बाद मालोंग डरते हुए माफी मांगने लगता है और जल्दी से जाके ड्रिंक्स लाने की बात भी करने लगता है। मालोंग को माफी मांगता हुआ देखने के बाद सीचेन उन लोगों की ओर देखता हुआ कहता है, तुम क्यों उन लोगों से माफी मांग रहे हो, बल्कि उन लोगों को तो तुमसे माफी मांगना चाहिए। सीचेन इस वक्त हम लोगों से कहने लगता है कि उसे कुछ मेमोरी धीरे धीरे करके वापस आ रही है, जहाँ पे यही कमीने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, बेसिन के अंदर डुबो डुबो के पीटना। और हर बार की तरह मालोंग आके उन लोगों से विनती करता ताकि वे लोग सीचेन को छोड़ दे, लेकिन वे लोग सीचेन को तब तक टॉर्चर करता जब तक कि न सीचेन पास आउट हो जाए। और हर बार मार खाने के बाद सीचेन के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती, आखिरकार वे लोग हम लोगों को अकेले छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ऐसा घंटा भी नहीं होता, वे लोग आके सीचेन को और भी ज्यादा पीटते, कुत्ते की तरह पीटते। तो जो भी है, अभी दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सीचेन उन लोगों की गलती को उन लोगों की ही गलती बोल के उंगली किया होता है। और सीचेन की उंगली यहाँ पे उस लौंडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग का सीचेन थोड़ा दुबला पतला है। लेकिन यहाँ पे सीचेन को उंगली करता हुआ देखने के बाद मालोंग और भी ज्यादा घबराने लगता है। दबी आवाज में सीचेन से कहने लगता है, सीचेन आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी ओर वह लौंडा अपनी स्किल को एक्टिवेट करता हुआ इसी ओर आने लगता है। और यहाँ पे ये जो लौंडा है इसका नाम गोंग चैंग होता है, और हाँ इसका भी रैंक ई होता है। अभी गोंग चैंग को अपनी ओर आता हुआ देखने के बाद सीचेन अभी हम लोगों को इसके बारे में बोलने लगता है कि इसका नाम गोंग चैंग है और ये हमेशा जो कमजोर है उसे बुली करता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो काफी ज्यादा एक पावरफुल स्टूडेंट है और तो इस स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। लेकिन हकीकत में उनकी पावर्स काफी ही एवरेज है। सीचेन की ये बोलने के साथ ही इस वक्त सीन थोड़ा साइड की ओर भी जाता है, जहाँ पे हम लोगों को और भी स्टूडेंटों को भी दिखाए जाते हैं, जो लोग इस वक्त अपने अपने मुंह दबाते हुए हंसने लगते हैं और फिसफिसाते हुए कहने लगते हैं, देखो गोंग चैंग दोबारा से उन लोगों को पीटने वाला है। सीचेन और मालोंग ये दोनों तो इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा यूजलेस है, जहाँ पे मालोंग वेकन तो हुआ है लेकिन काफी ज्यादा कमजोर है, और दूसरी ओर सीचेन उसने तो अभी तक वेकनिंग भी नहीं हुआ है। वे लोगों की इन सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को गोंग चैंग को दिखाए जाते हैं, जो कि सीधा सीचेन के करीब आ गया होता है और इसके साथ ही गुस्से के साथ और अपने हाथ में अपने मुक्के को तैयार करता हुआ पूछने लगता है कि तो सीचेन अभी अभी तुमने क्या बोला था। तो इस समय सीचेन अपनी आंख टेढ़ी करके उसे कहता है, आज के बाद से हम लोगों को अकेला छोड़ दो। सीचेन की इस बात को सुनने के बाद गोंग चैंग अपने मुक्के को सीचेन के ऊपर मारते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन इस समय सीचेन बहुत ही आराम से उसके मुक्के को ब्लॉक कर लेता है और देखते ही देखते यहाँ पे पूरी तरीके से एक सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल गोंग चैंग अपने हाथ को पकड़ते हुए आय रे लग गया करते हुए अपना कदम पीछे कर लेता है। और होना क्या था, जितने भी स्टूडेंट सीचेन को पीटता हुआ देखने के लिए आए थे वे सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, कहने लगते हैं क्या यहाँ पे सीचेन ने गोंग चैंग के अटैक को ब्लॉक कर लिया। लेकिन डेफिनेटली उसने अभी तक वेकनिंग नहीं किया है ना। मेरी आंखों पे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं एक क्या देख रहा हूँ। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद गोंग चैंग का ईगो और भी ज्यादा हाई हो जाता है। वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि सीचेन तू कमजोर कहीं के, क्या तू मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा है। तो इस समय सीचेन अपने क्लास को चेंज करता हुआ कहने लगता है, परफेक्ट, अब मैं इसे तेरे ऊपर ही ट्राई करने वाला हूँ। इतना कहने के साथ ही इस समय सीचेन अपना क्लास चेंज कर लेता है, मतलब पिछली लाइफ में जो लाइटनिंग एसोसिएशन वाला क्लास था उसे ही एक्टिवेट कर लेता है। देखते ही देखते सीचेन के आसपास बिजली चमकने लगती है, उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो पॉप अप होती है, जहाँ पे हम लोग को उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे सभी के सभी ही 100 में से 100 होता है, केवल स्ट्रेंथ और स्पीड को छोड़ के, जो कि 200 और 300 पे सेट था। अचानक से सीचेन के पास पावर को देखने के बाद मालोंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए सीचेन से पूछने लगता है कि ड्यूड आखिरकार तुम्हारा वेकनिंग कब हुआ। मालोंग इतना पूछ ही रहा था सीचेन से। इसी समय हम लोगों को गोंग चैंग को दिखाए जाते हैं, जो कि इस समय अपना
इमोर्टल डीमन आर्मर को एक्टिवेट करके अपने मुक्के को तैयार करके एकदम सीधा सीचैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। यहाँ पे गोंगचैंग जैसे ही अपना एक कदम सामने की ओर करता है वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ सीचैन उसके सामने आ जाता है। मतलब गोंगचैंग यहाँ पे सीचैन के पास पहुँचने से पहले सीचैन गोंगचैंग के पास ही पहुँच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही जोरदार मुक्के को दे मारता है। बेचारा गोंगचैंग बस एक ही मुक्के से उड़ता हुआ फुदकता हुआ सीधा 10 कदम पीछे जा गिरता है। और यहाँ पे ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। वो लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि सीचैन ने एक ही मुक्के में गोंगचैंग की हालत एकदम कार्टून जैसी कर दी। वे लोग एक दूसरे को ही पूछने लगते हैं क्या इस सच में ही सीचैन है, आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। दूसरी ओर गोंगचैंग जो कि इस समय जमीन के ऊपर लुढ़क के पड़ा हुआ था वो बोलने लगता है वो कमीने सीचैन वो सच में ही मेरे ऊपर स्नीकी अटैक करने में सफल हो गया। गोंगचैंग चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहने लगता है तुम कमीने लोग आखिरकार खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे गोंगचैंग का साथी सामने की ओर कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तो कैमरा एंगल अभी जैसे ही सामने की ओर जाता है इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि सीचैन इस बार तो अपने ऑरा के साथ साथ जो किलिंग इंटेंट है उसे भी रिलीज कर रहा होता है और यह चीज नॉर्मल स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन यहाँ पे गोंगचैंग को सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो दोबारा से सीचैन के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पे गोंगचैंग जिस हाथ से सीचैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है उसी हाथ को ही सीचैन एकदम कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही अपने दूसरे हाथों से उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज करने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे सीचैन के हाथ में ग्लो जैसा होने लगता है। सीचैन अपनी चमकती हुई आंखों से गोंगचैंग को एक ही बात बोलता है तुम तो बहुत ही कमजोर हो और इतना कहने के साथ ही उसके पेट पर बहुत ही जोर से मुक्के को लॉन्च कर देता है और इससे बेचारा गोंगचैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे गोंगचैंग उड़ता हुआ जाके पीछे दीवारों से जा चिपकता है। उसका बॉडी यहाँ पे काफी ज्यादा इंजोर हो जाता है। उसके चेहरे से भी खून टपक रहा होता है। मालोंग अभी सीचैन की इस पावर को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, अपने घुटनों पे आ गया होता है और इसके साथ ही अपना 5 ग्राम का चोमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि सीचैन आखिरकार वो कब इतना स्ट्रॉन्ग हुआ। दूसरी ओर सीचैन जो कि अपनी स्टेटस विंडो की ओर देखते हुए कहने लगता है कि तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं जब चाहूँ लाइटनिंग एसेसियन जॉब पर स्विच कर सकता हूँ बिल्कुल पहले की तरह। दूसरी बात मेरा सिस्टम अभी जरूर ये कह रहा है कि मेरा करंट लेवल 1 है, लेकिन जितने भी लो लेवल अवेकनर है उन सभी को हैंडल करने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा पावर है। लेकिन मेरा जो एग्जैक्ट रैंक है वो अभी भी एक मिस्ट्री है। फिर भी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने अभी गोंगचैंग को नॉकआउट किया है तो फिर मेरे स्टेटस विंडो के अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस क्यों नहीं हो रही है। तो क्या मुझे अभी वो करना होगा। इतना सोचने के साथ ही इस समय सीचैन लाइटनिंग एबिलिटी से अपने हाथ में एक वेपन को बना लेता है और सीचैन को ऐसा करता हुआ देखने के बाद मालोंग के साथ साथ और जितने भी स्टूडेंट हैं वे सब भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मालोंग चिल्लाते हुए सीचैन से कहने लगता है सीचैन रुको, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस समय सीचैन किसी की बात को ही नहीं सुनता। वो वेपन को गोंगचैंग के गले के बहुत ही ज्यादा करीब लेके जाता है मानो कि वो उसे मारने वाला है। और हाँ, सीचैन यहाँ पे गोंगचैंग को मारने आया होता है सो कॉल्ड एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीचैन कर नहीं पाता। गोंगचैंग को मारने से पहले यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और सीचैन से कहने लगती है मुझे लगता है तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि ये एक स्कूल है। तो अभी जो मोहतरमा दिख रही है आप लोग की स्क्रीन के ऊपर इसका नाम होता है लिंग यू और स्कूल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होता है। लिंग यू अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीचैन से कहने लगती है कि मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये आगे से तुम दोनों को और ज्यादा परेशान नहीं करेगा तो तुम उसे छोड़ दो। लिंग यू की बातों को सुनने के बाद सीचैन भी ऐसा ही करता है, वो उसे छोड़ देता है और एक ही नजर से उसकी ओर देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो इसे प्रोटेक्ट करना क्यों चाहती है। वैसे भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं और कुछ करने भी नहीं पाला था। इतना सोचने के साथ ही सीचैन अभी यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पे सीचैन के कारण सभी के सभी स्टूडेंटों का रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे बस एक ही म्यूजिक जचेगा, लगे माफिया। अभी तो साइड की ओर वही 2 नमूने को भी दिखाए जाते हैं जो लोग गोंगचैंग के साथ थे और उसके साथ ही सीचैन को और मालोंग को परेशान करते थे। लेकिन अभी इन दोनों की भी फट के 64 हो गई होती है। तो जो भी है अभी सीचैन एंड मालोंग यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इस समय लिंग यू इन दोनों को देखते हुए कहती है कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। इस वक्त हम लोग को जो बॉयज हॉस्टल है उसी के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय मालोंग अपने जितने भी रूममेट हैं उन सभी को सीचैन के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि वो पहले से कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और तो और एक तरफा किस तरीके से गोंगचैंग को भी हराया है। मालोंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे सियांग झाओ नाम का एक लड़का कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी सीचैन कहाँ पे है। तो इस समय मालोंग अपना चुमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो दौड़ने के लिए गया है। मालोंग की इस बात को सुनने के बाद सियांग झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भड़कते हुए कहने लगता है अगर वो इतना ही स्ट्रांग है तो वो दौड़ने के लिए क्यों गया और क्या वीकेंड लोगों को वर्कआउट करने की भी जरूरत है। ये बात क्या कोई सेंस बनाती है।
सियांग झाओ इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय साइड से सियांग यू नाम का एक लड़का कंप्यूटर चलाते हुए कहने लगता है कि लगता है इस बार मालम सिर पर मार खा के आया है। और यहाँ पे इन दोनों की बातों से हम लोग को ये पता चलता है कि इस कमरे के अंदर वेचाडो बस इसीलिए रहते हैं क्योंकि इस स्कूल के अंदर वेचाडो ही सबसे ज्यादा कमजोर है। और यहाँ पे ये दोनों ही इस बात को बिलीव भी नहीं कर पा रहा होता है कि सी चैन ने लाइटनिंग एसएसएन प्रोफेशन को अवेकनिंग किया है। इन लोगों की इस नौटंकी के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को ई रैंक के एक डंजन के और का सीन दिखाई जाते हैं और इसी डंजन के अंदर से अभी धीरे धीरे करके एक लड़का बाहर की ओर आता है और इसका नाम होता है गोंगटिंग और यही गोंगचैंग का बड़ा भाई है, मतलब स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और यहाँ पे गोंगटैंग के साथ साथ लिंग यू भी थी और ये दोनों साथ साथ ही डंजन से बाहर आया होता है। और इससे आप लोग ये अंदाजा लगा लो मॉन्स्टर को हंट करना छोड़ के ये दोनों क्या होगा। ऊपर से 14 फरवरी भी बहुत ही करीब है। गोंगटिंग अभी गोंगचैंग को यहाँ पे देखने के बाद उससे पूछने लगता है तुम अभी भी मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो बैंडेजों में लेटा हुआ गोंगचैंग कहने लगता है भैया अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। उसने तुम्हारे खुद के भाई को सभी के सामने ह्यूमिलेट किया और इससे साफ साफ पता चलता है उसको तुम्हारे प्रति भी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। गोंगटिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को डाइनिंग टेबल के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय दोनों प्रेसिडेंट मिलके खाना ठूस रहे होते हैं। इसी समय लिंगियो उससे पूछने लगती है आखिरकार तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो गोंगटिंग कहने लगता है वो सीधा सीधा कमजोर पड़ गया, बस इतनी ही बात है। लेकिन क्या वो लड़का वाकई ही उतना ही ताकतवर है जितना कि मेरा भाई दावा करता है। तो लिंगियो कहने लगती है तुम इस स्कूल के हर एक स्टूडेंट के रैंक्स और एबिलिटी से अच्छी तरह वाकिफ हो और हमारी इस पूरी एकेडमी में 10 से भी कम डी रैंक के स्टूडेंट हैं और तुम उन सबको अपने क्लब में पहले ही रिक्रूट कर चुके हो। इसके अलावा साधारण स्टूडेंट्स को तुम्हारी तरह मॉन्स्टर डंजन्स में घुसने के मौके कभी नहीं मिलते। तो उन ओएकनर के पास कोई भी रास्ता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग होने की। और रही बात सी चैन की बात, वो कभी भी तुम्हारे साथ कीप अप नहीं कर सकता। लिंगियो की ये कहने के साथ ही सीन चेंज होके इस वक्त सी चैन की ओर आता है जहाँ पे इस समय सी चैन बारिश के अंदर ही जोर जोर से दौड़ रहा होता है। और यहाँ पे सी चैन अपने बैक साइड में 20 kg का वेट लेके 100 किलोमीटर का दौड़ लगा रहा होता है। और यहाँ पे सी चैन इन सभी चीजों को बस इसलिए कर रहा होता है ताकि उसका जो फिजिक्स है वो अच्छी तरीके से बिल्ड हो सके, मतलब करंट स्थिति से थोड़ा ताकतवर हो सके। सी चैन इस वक्त कहने लगता है कि साल 2160 में जब डिमन किंग बर्थ यहाँ पे आएगा तब वो अपने टेंटिकल के माध्यम से एक सिग्नल जाने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम के अंदर इंस्टेंटली काउंटलेस लोगों को मार देगा। मेरे फैमिली के नाम पे मेरी छोटी बहन उसी के हाथ ही मारा जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो पहला मिशन बनता है वो है अपने आप को शक्तिशाली करके वर्थ को मारना, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 साल ही है। इसके अंदर ही मुझे सब कुछ करना होगा, अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। सी चैन अभी इन सभी बातों को सोचते सोचते दौड़ ही रहा था। इसी समय उसके फोन में रिंग बाज उठती है। वो जैसे ही अपने फोन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन सी यून ने उसे कॉल करी है। सी चैन अभी फोन को पिकअप करके जैसे ही हेलो बोलता है आगे से उसकी बहन कहने लगती है कि भाई आज तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया था? उस वक्त मैं कंपटीशन के अंदर था और मेरा फोन भी डेट होके रखा था। भाई अगर मैं इस कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो जितने भी रेंट है उन सभी को चुका देंगे। इतना कहने के साथ ही सी यून अभी सी चैन से ये भी पूछने लगती है भाई क्या तुम्हारे उधर बारिश हो रही है और तुम इतना चुपचाप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो इस समय सी चैन थोड़ा उदारता से कहने लगता है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज को सुन रही हूँ इसीलिए। तो सी यून कहने लगती है भाई आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो? 2 दिन पहले तो हमने बातें किया था, मेरे कंपटीशन खत्म होने के बाद हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जस्ट तुम अच्छी खबर के लिए वेट करो। सी यून इतना कहने के साथ ही कॉल को काट कर देती है। तो इस समय सी चैन अपने रनिंग को कंप्लीट करने के लिए दोबारा से दौड़ने लगता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद गहरी रात के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी लोग घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। और इसी समय सी चैन अपना दौड़ भी कंप्लीट करके यहाँ पे आया होता है। सी चैन इस वक्त नहाते हुए कहने लगता है कि फाइनली इस बॉडी को मैं थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर पा रहा हूँ। पता है इस बॉडी की फिजिक्स काफी ज्यादा लो है लेकिन ये बॉडी काफी ज्यादा यंग भी तो है, मैं इसे अपने हिसाब से तैयार कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे सबसे तात्कालिक प्रॉब्लम पर बात करनी होगी। अगर मुझे जल्दी जल्दी से लेवल अप करना है तो मुझे किसी डीमन डीन के अंदर जाना ही पड़ेगा, लेकिन गिल्ड्स का उन सब पर पूरा मोनोपोली है। तो जब तक कि ना मैं कोई एलाइट बन जाता हूँ तब तक मेरे पास कोई चांस ही नहीं है ताकतवर बनने का। तो मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या और किस तरीके से मॉन्स्टर का पता लगाऊं? ऊपर से वो ग्लूटोनी वाली एबिलिटी, उसका काम क्या है और वो क्या करता है वो भी नहीं मुझे पता। इन सभी बातों को सोचते हुए यहाँ पे सी चैन सो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका जो स्टेटस विंडो है वहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कोई एक चीज धीरे धीरे करके लोडिंग हो रहा होता है। और जैसे ही ये चीज लोडिंग होता है सी चैन अचानक से अपने आप को एक अलग ही जगह पे देख पाता है, मतलब वो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरता हुआ देख पाता है। तो जल्दी जल्दी से सी चैन अपने आप को बैलेंस करके बहुत ही ज्यादा फाइन एकदम हीरो वाली लैंडिंग करता है। सी चैन अभी अपने सामने एक लंबी टावर जैसा देख पाता है और इसके साथ ही अपने आप से ही क्वेश्चन करने लगता है आखिरकार मैं कहाँ पे
हूँ और ये जगह ये कौन सी जगह है और ये जो टावर दिख रहा है सामने की ओर, आखिरकार ये कौन सा टावर है? मैंने तो ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय हम लोगों को बहुत सारे ग्रेव हाउंड को शामन होता हुआ दिखाई जाते हैं और यहाँ पे जितने भी ग्रेव हाउंड है सभी के सभी ई रैंक का ही होता है। इतने सारे ग्रेव हाउंड को यहाँ पे देखने के बाद सीचैन दोबारा से अपने क्लास को लाइटनिंग एसोसिएशन में चेंज कर लेता है। सीचैन अपने मन में सोचने लगता है, सच बोलो तो मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन अभी ये जो प्रॉब्लम है इसे मुझे ठिकाने लगाना होगा। इतना कहने के साथ ही अभी जितने भी ग्रेव हाउंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो खुद ही उन सभी ग्रेव हाउंड के ऊपर जाके अटैक कर देता है और बस एक एक स्लैश में एक एक ग्रेव हाउंड को लेके जाता है। अभी सीचैन इन सभी ग्रेव हाउंड को मारता हुआ कहने लगता है कि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इन सभी ई रैंक के ग्रेव हाउंड को मारना ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी पार्क में टहल रहा हूँ। और यहाँ पे इन सभी ग्रेव हाउंड को मारने की वजह से सीचैन को एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा होता है। लेवल 1 से सीधा 2 हो जाता है। सीचैन खुद भी इस बात से पूरी तरीके से शॉक। वो तो यहाँ पे ये भी देखता है कि उसका जो स्टैट है वो 5-5 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। बेचारा सीचैन जो कि कुछ देर पहले लेवल के बारे में परेशान हो रहा था वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, फाइनली मुझे एक ऐसा डंजन मिल चुका है जो कि मेरे खुद का है और तो मैं यहाँ पे लेवल अप भी कर सकता हूँ। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक ग्रेव हाउंड आ जाता है। यहाँ पे ग्रेव हाउंड सीचैन को मारता उससे पहले सीचैन ग्रेव हाउंड को टुकड़े टुकड़े में भाग कर देता है और इसी के साथ ही उसका लेवल यहाँ पे 3 बार भी पहुंच जाता है। सभी के सभी ग्रेव हाउंड को मारने के बाद सीचैन को यहाँ पे 18 ग्रेव हाउंड फैंग मिलता है और इसके साथ ही एक टुकड़ा ग्रेव हाउंड क्रिस्टल मिलता है। सीचैन यहाँ पे दोबारा से अपने स्टेटस को देखने लगता है जहाँ पे सभी के सभी स्टैट 110 होके रखा था सिवाय स्ट्रेंथ और स्पीड को छोड़ के जो कि 220 और 330 होके रखा था। सीचैन यहाँ पे खड़े खड़े अपने स्टैट को देख ही रहा था। इसी समय उसके सामने जो ग्रेव हाउंड मारा पड़ा है उसके बॉडी के ऊपर एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था डेवोर। डेवोर आखिरकार ये चीज क्या है? मैंने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। सीचैन शौक होता है अपने आप को ही क्वेश्चन करता है, लेकिन इस समय अनजाने में ही सीचैन अपने हाथ को सामने की ओर करता है तो इस वक्त उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा रेड कलर की ऑरा बाहर की ओर निकलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस डीमन किंग ने पिछली जिंदगी में सीचैन के बॉडी से उसकी लाइफ एसेंस को खींच रहा था। सीचैन यहाँ पे धीरे धीरे करके समझने लगता है कि उसके पास जो ग्लूटोनी स्किल है उसका मतलब क्या है। देखते ही देखते कुछ देर बाद सीचैन के सामने एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था डेवोरिंग कंप्लीट और इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ उसके पास एक और कार्ड जैसा ओपन हो जाता है जिसके अंदर अभी जिस ग्रीवहाउंड किंग को डेवोर किया है उसी के बारे में ही लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सीचैन जिस मॉन्स्टर को भी मारेगा ऑब्वियसली बॉस मॉन्स्टर होना चाहिए, तो सीचैन उन सभी को इस तरीके से डेवोर करके कार्ड में कन्वर्ट कर सकता है और बाद में जाके इन सभी मॉन्स्टरों की स्किल को भी यूज कर सकता है। तो मैंने अभी डेवोरिंग स्किल के बारे में जो कुछ भी कहा ये बात अभी जैसे ही सीचैन को समझ में आता है तो सीचैन यहाँ पे अंदाजा लगाता है कि ये जो खतरनाक स्किल है ये इसके पास कैसे आई एंड ऑब्वियसली आंसर होगा डेमन किंग से, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में डेमन किंग के पास ही ऐसी स्किल थी जो कि किसी के भी लाइफ एसेंस को चुरा के उसे अपनी पावर के लिए यूज कर सके। तो क्या अभी जैसे ही सीचैन को ये बात समझ में आ जाता है कि उसके पास इतना ज्यादा खतरनाक एक स्किल है तो वो यहाँ पे इस बात को भी समझ जाता है कि फ्यूचर में उसकी स्किल या फिर उसकी एबिलिटी की कोई भी सीमाएं नहीं होगी, जहाँ पे कोई पर्सन बस एक ही स्किल या फिर एबिलिटी को यूज कर पाता है, लेकिन उसी जगह पे सीचैन इस स्किल की वजह से अनलिमिटेड स्किलों को यूज कर पाएगा। ऑब्वियसली बिस्टो को भी मारना पड़ेगा स्किल को लेने के लिए, नहीं तो घंटा भी कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सीचैन उसके सामने ये जो लंबी सी टावर है आखिरकार यह चीज क्या है ये भी सोचने में मजबूर हो जाता है। सीचैन यहाँ पे इतना सोच ही रहा था, इसी समय उसके बॉडी के ऊपर अचानक से बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, मानो कि कोई SC/ST ओफिसी वालों ने केस ठोक दिया हो। और सॉरी मैं भी तो ओफिसी हूँ। आखिरकार इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। सीचैन परेशान होते हुए कहता है। सीचैन परेशान होते हुए इतना कह ही रहा था, इसी समय एक डीमन टावर से बाहर आने लगते हैं और सीचैन से कहने लगते हैं कि तो फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था। सीचैन का स्टेटस अभी कुछ ऐसा दिखा रहा होता है लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड का स्टेटस है ही नहीं, मतलब यहाँ पे सिस्टम भी पावर की वजह से पूरी तरीके से हैंग हो चुका है। और यहाँ पे ताज्जुब की बात ये होता है कि ये जो डीमन दिख रहे हैं आप लोगों को, इस डीमन को सीचैन के नाम के बारे में पता होता है, मतलब वो यहाँ पे सीचैन को सीचैन कह के ही बुलाता है। तो जो भी है इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं और इस वक्त हम लोग को सीचैन को हवा में उड़ता हुआ दिखाई जाते हैं। सीचैन सबसे पहले अपने आप को बड़े मुश्किल से संभालता है। सीचैन दोबारा से फाइट करने के पोज में खड़ा होता हुआ अपने मन में ही कहने लगता है कि गवर्नमेंट ने पावर के हिसाब से रैंकिंग सिस्टम को इस से लेके एस तक क्रिएट किया है। मैं अपनी पिछली जिंदगी में रैंकिंग एस में पहुंचते पहुंचते लगभग मारा ही गया था, लेकिन इस वक्त मेरा जो करंट रैंक है वो डी के आसपास है। तो आखिरकार मैं इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट कैसे खड़ा रहूं? इसका रैंक लगभग एस या फिर उससे ऊपर ही होगा और हम दोनों के बीच का जो लेवल गैप है वो भी
भी काफी ज्यादा हाई है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। और तो किस तरीके का डंजन है जहाँ पे एक इस रैंक का डीमन भी है। लेकिन ताज्जुब की बात है, इस डीमन को मेरे नाम के बारे में भी पता है, लेकिन कैसे। सीचैन अभी परेशान हो तो है, इन सभी बातों को अपने मन में कह ही रहा था। इसी समय डीमन बहुत ही तेजी के साथ उसके पीछे आ जाते हैं। डीमन यहाँ पे सीचैन के बॉडी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक अटैक कर देता है। सीचैन इस अटैक को झेल तो लेता है, लेकिन इससे वो काफी दूर उड़ जाता है और तौर काफी ज्यादा इंज्योर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीचैन दोबारा से धीरे धीरे करके उठने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद डीमन सीचैन से कहने लगते हैं कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। हाँ, मैंने यहाँ पे तुम्हें जो ऑफर दिया है उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचो। तुम्हें बस मेरे साथ यहाँ पे रह के इस स्टार ऑफ डार्कनेस को गार्ड करना होगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बस मैं ही दे रही हूँ और कोई नहीं देगा। डीमन किंग की बातों को सुनने के बाद सीचैन यहाँ पे अपनी तिरछी आंखों से कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस हिल के अंदर नहीं रहने वाला। सीचैन इतना कहता ही है। इसी समय डीमन बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ उसके बाएं कंधे पे बहुत ही जोरदार एक काट मार देता है। यहाँ पे सीचैन को सोचने और समझने की टाइम ही नहीं मिलता। डीमन दोबारा से कहने लगते हैं कि बच्चे, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता? मैं यहाँ पे इतनी देर तक अपने आप को होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि तू ही एक लौता पर्सन है जो कि इस जगह तक पहुँच पाया है। इतना कहने के साथ ही वह डीमन आसपास के जितने भी ग्रेवहाउंड मारे पड़े थे उन सभी के बॉडी से एनर्जी को खींचने लगते हैं, और इसके साथ ही बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा डेंजरस मर्डरस ऑरा या फिर बोलो किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे होते हैं। और सच में यह चीज सीचैन को गुज़बम्प दिलवाने के लिए बिल्कुल काफी था। लेकिन बेचारा यहाँ पे डर डर के क्या करेगा। सीचैन यहाँ पे डीमन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। डीमन यहाँ पे सीचैन के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से अटैक कर देते हैं। सीचैन यहाँ पे सभी के सभी पत्थरों को डॉज करता हुआ तेजी के साथ डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। सीचैन यहाँ पे अपने स्टैट को यूज करके डीमन का जो शॉर्ट स्विंग है वो किस तरफ से होने वाला है और कितने सेकंड के अंदर भी होने वाला है उसे भी जान लेता है। लेकिन यहाँ पे देखते ही देखते डीमन अपने दोनों हेवी शॉट के माध्यम से सीचैन के ऊपर बहुत ही पावरफुल क्रॉस स्लैश मार देते हैं। लेकिन जैसा कि सीचैन को पहले से ही अटैक के बारे में पता चल गया था, इसी कारण वो बहुत ही आसानी के साथ इस अटैक को डॉज कर लेता है। डीमन के पीछे से लाइटनिंग के माध्यम से इलेक्ट्रोब्लेड नाम का एक अटैक डीमन के बैक साइड पे कर देता है और यहाँ पे चारों ओर बिजली बिजली ऑरा फैलने लगता है। डीमन को भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफें होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सीचैन बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो इस अटैक को करने के तुरंत बाद अपनी लाइटनिंग स्पीड को यूज करके बहुत ही तेजी से डीमन से दूर जाने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि अभी ही मेरे पास एक चांस है यहाँ से भागने की। जब मैं डीमन के साथ फाइट कर रहा था तब मैं इस जगह को भी अच्छी तरीके से तलाश रहा था और मुझे यहाँ पे एक लाइट भी दिखी थी। मुझे लगता है उससे मैं इस जगह से बाहर जा पाऊंगा। सीचैन अभी उस लाइट की ओर भाग ही रहा था, लेकिन इसी समय वो लाइट अचानक से गायब हो जाती है। सीचैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो यहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो डीमन दोबारा से वापस आ जाते हैं। डीमन सीचैन से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से भागने के लिए जो चीज देख रहे थे वो एक्चुअली में कोई एग्जिट नहीं था, और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई डंजन है जहाँ पे कोई एग्जिट भी एग्जिस्ट करेगा? डीमन इतना कहने के साथ ही अपने बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक ब्लैक ऑरा रिलीज करने लगते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे डीमन का जो फॉर्म है वो भी चेंज होने लगता है। और ये जो अल्टीमेट फॉर्म है डीमन का, इसको देखने के बाद सीचैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो डीमन का फॉर्म है ये देखने में कुछ पिछली लाइफ वाली डीमन किंग की तरह ही लग रहा होता है। सीचैन अपनी पिछली लाइफ में जब डीमन किंग के साथ फाइट कर रहा था और जब वो डीमन किंग के ऊपर भारी पड़ता था तब डीमन किंग अपना जो फॉर्म है उसे चेंज कर लेता था। मतलब अलग अलग रेसेस के प्राणी में जिन सभी को डीमन किंग मार के डिवोर किया था, और उस वक्त डीमन किंग फाइट के दौरान एक ऐसे फॉर्म में आया था जो कि देखने में बिल्कुल इसी डीमन की तरह ही होता है। तो यहाँ पे सीचैन इस बात का अंदाजा लगाता है कि डीमन किंग ने शायद से इस डीमन को भी उस टाइम पे डिवोर किया था, और जैसा कि ग्लूटोनी स्किल अभी उसके पास है, इसी कारण ये सब कुछ जो भी हो रहा है, मतलब ये टावर, ये डीमन, ये सभी चीजें उसके बॉडी के अंदर ही है। सीचैन अपने मन ही मन इन सभी बातों को सोचने के साथ ही डीमन से पूछने लगता है, क्या ये जगह और तुम मेरे बॉडी के अंदर ही हो? सीचैन की इस बात को सुनने के बाद अभी डीमन हंसते हुए कहने लगते हैं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद ना तुम सिर्फ इनक्रेडिबल हो बल्कि तुम्हारा दिमाग भी काफी शार्प है। तुमने यहाँ पे प्रूव किया कि यहाँ पे जो कुछ भी है उन सभी ही चीजों की लायक हो तुम। इतना कहने के साथ ही डीमन किंग अपने पास से टाइम रिफ्ट की को बाहर की ओर निकाल लेता है, जिसका की खुद का रैंक ट्रिपल एस होता है, और ये एक ऐसा की होती है जो कि इस टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर जितने भी गेट है उन सभी को खोल सकता है। और इसी टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर काउंटलेस पावरफुल डीमन कैद होकर रखा है, जिनमें से बहुत सारे डीमन को पिछली जिंदगी वाले जो डीमन किंग थे उन्होंने डिवोर किए थे। अभी ये डीमन रिफ्ट की को सीचैन को देते हुए कहने लगते हैं कि टावर के अंदर डीमनों को हरा के डिवोर करो और जितना हो सके उतना ही जल्दी ताकतवर बनो। सीचैन शौक तो होता है, लेकिन की को पकड़ते हुए डीमन से पूछने लगता है, आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे ये डीमन बताते हैं कि डीमनों के बीच भी नैतिकता का अंतर होता है। वो सभी डीमन किंग्स मिलके अपनी लालच के लिए हमारे पूरे क्लैन को मार दिया। मैं इतने अरसे से उन सभी से अपना बदला लेने के लिए
लिए बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था और अभी इस बात से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे वो चांस मिल चुका है। और वह लड़का बिल्कुल ठीक था, तुम ही अकेली उम्मीद हो, सिर्फ तुम, जिनके पास सफल होने की कोई मौका है। डीमैन की इस बात को सुनने के बाद सीचन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, पूछने लगता है आखिरकार तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। तो डीमैन कहता है इन सभी बातों का आंसर इसी टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर है, जाके तुम खुद ही देख लेना। तो अब तुम मेरी शक्ति को ले लो और उनके खिलाफ इंसाफ की राह पर आगे बढ़ो। और हाँ, एक बात याद रखना, इस टावर के अंदर जितने भी डीमैन है वे सभी मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज्यादा चालाक और सबसे भयंकर डीमैन है जो कभी एग्जिस्ट में रहे हैं। लेकिन तुम्हें सब कुछ सहन करना होगा, तुम्हें जरूर से उन सभी को कॉन्कर करना पड़ेगा, तुम्हें ही दुनिया की चोटी पर खड़ा होना होगा, बिल्कुल अकेला, सबसे ऊपर। और जब तक कि ना तुम उस जगह पे पहुंच पाते हो तब तक हर एक सिंगल डीमैन किंग को डिवोर कर लो। इन सभी बातों को कहते हुए वो डीमैन धीरे धीरे करके यहाँ पे वैनिश हो जाते हैं और डीमैन की जो लाइफ एसेंस है उसको यहाँ पे सीचैन डिवोर कर लेता है। सीचैन अभी जैसे ही यहाँ पे डीमैन के लाइफ एसेंस को डिवोर करता है वैसे ही उसके पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ था लेवल अप। तो बेसिकली यहाँ पे सीचैन का लेवल 10 पे पहुंच गया होता है और सीचैन काफी ज्यादा ताकतवर भी हो गया होता है। और यहाँ पे सीचैन को डीमैन किंग के जो दो हेवी शॉट थे वही दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे एक एक शॉट रैंक एस का होता है। अभी जैसे ही डिवोर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है सीचैन के पास उसी डीमैन का एक कार्ड पॉपअप होता है और यहाँ पे डीमैन का नाम था एबाइसल फिंड। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, हम लोग को नेक्स्ट डे सुबह के सीन को दिखाए जाते हैं। सीचैन अभी जैसे ही अपने नींद से उठता है तो वो देखता है कि मालोंग शियांगझाओ ये दोनों जल्दी जल्दी से कपड़े पहन रहे होते हैं क्योंकि स्कूल का टाइम ऑलरेडी हो चुका होता है। लेकिन इस समय सीचैन अपने बॉडी में जो काट लगा हुआ था उसे ही देखने लगता है जो कि इस वक्त उसके बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे सीचैन सोचने लगता है क्या उसने सपना देखा था कोई। लेकिन अभी जैसे ही वो अपने स्टैट को ओपन करता है वो देखता है उसका लेवल 10 पे होता है और यहाँ पे उसे डंजन के अंदर मिले सभी की सभी चीजें भी दिखाई देती है। सीचैन इन सभी चीजों को देख ही रहा था, इस समय शियांगझाओ यहाँ पे आ जाते हैं और इसके साथ ही सीचैन से कहने लगते हैं कि कल रात को कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम इस कमरे के अंदर मेरी पोजीशन को हथियाना चाहते हो। कॉमन ब्रो रैंक असिस्ट में चालू होने वाला है तो चलो देखते हैं किसका रैंक क्या निकलता है। सीचैन भी आगे से कहने लगता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम भी कितना ज्यादा अच्छा कर पाते हो। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, कुछ देर बाद हम लोग को चारों के चारों नाकामे को उसी रैंक असिस्टमेंट की ओर जाते हुए दिखाई जाते हैं जहाँ पे इन लोगों का रैंक आज मेजरमेंट होने वाला है। और यहाँ पे शियांगझाओ को इस बात का घमंड होता है कि वो ई रैंक के मिड टायर पे है और बाकी के तीनों ई रैंक के लो टायर पे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे शियांगझाओ को ये बात नहीं पता कि सीचैन की रैंक क्या है। शियांगझाओ अभी तो इस बात को भी कहने लगते हैं जैसा कि उसने पिछले 2 सालों से अपने रैंक को मेजर अप नहीं किया तो हो सकता है उसका जो रैंक है वो और भी ज्यादा हाई हो चुका है। शियांगझाओ की बातों को सुनने के बाद इस समय मालोंग फिसफिसाते हुए सीचैन से कहने लगता है कि जब तुम रैंक मेजरमेंट करने के लिए जाओगे तब अपना पूरा दम लगा देना क्योंकि अगर तुम्हारा रैंक डी निकल जाता है तो वे सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाएंगे। मालोंग की बात को सुनने के बाद सीचैन बस इतना ही कहता है डी रैंक चलो देखते हैं। देखते ही देखते इस वक्त हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं। सामने की ओर एक स्टेज जैसा होता है जहाँ पे जाके स्टूडेंटों को अपने अपने रैंकों को चेक करवाना होगा। इसी समय यहाँ पे गोंगचैंग के वही 2 चमचे को भी आते हुए दिखाए जाते हैं जो दोनों अपने सामने आने वाले स्टूडेंटों को एकदम लात मार के भगा रहे होते हैं। इसी समय दोनों चमचे घुड़ घुड़ के शियांगझाओ की ओर देखने लगते हैं तो इस समय शियांगझाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि अरे देखो वो दोनों तो हम लोग की ओर ही देख रहा है। लेकिन इस समय वे दोनों चमचे जैसे ही शियांगझाओ के पीछे सीचैन को देखता है वैसे ही उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जल्दी जल्दी से सीचैन के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगते हैं कि सीचैन सर आप आ गए। और इस चीज को देखने के बाद शियांगझाओ की रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। साले का चेहरा एकदम चिंपैंजी जैसा हो गया होता है। लेकिन यहाँ पे सीचैन ज्यादा कुछ न बोलते हुए सीधा यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी समय कोई उसे पीछे से पुकारता है होय लड़के। तो सीचैन जैसे ही उस लड़के की ओर देखता है तो वो देखता है ये तो यांग डी है, स्टूडेंट काउंसिल का एक ऑफिसर। यांग डी कहने लगता है कि मैंने सुना किसी ने पिछले दिन गुआंगचेंग को पीटा है और तुमको ये बात तो पता ही है ना कि गुआंगचेंग किसका भाई है। यांग डी को इस वक्त सीचैन के साथ बात करते हुए देखने के बाद तीनों के तीनों नामों ने पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। शियांगझाओ कहने लगता है कि यांग डी जो कि डी रैंक का है और स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर है वो आखिरकार सीचैन के साथ क्या बातें कर रहा है और उन दोनों की बातों की आवाज से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सीन दोबारा से यांग डी की ओर जाता है जो कि इस समय सीचैन के कानों के पास आके सीचैन से कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मेरे पास स्मेल का एक्सीलेंट सेंस है और मैं असली ताकत की मौजूदगी को हमेशा पहचान लेता हूँ। लेकिन मैं तुमसे जो स्मेल कर पा रहा हूँ वो एक हारा हुआ निकाले गए लूजर की बदबू है जो जिंदगी में काफी कुछ नहीं बन पाएगा। यांग डी की बातों को सुनने के बाद सीचैन बस एक ही डायलॉग मारता है ब्रो क्या तुम कोई कुत्ता या फिर कुछ और हो। यांग डी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भड़क उठता है लेकिन आगे कुछ और करता या फिर सीचैन को पीटने लगता। उससे पहले यहाँ पे
पे गोंगटिंग आ जाता है और इसके साथ ही यांगटी को रोक लेता है। उल्टा कहो तो यांगटी को पीटने से रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी को ही पता है कि यांगटी अगर सीचेन के साथ भिड़ेगा तो उसकी हालत क्या होगी। गोंगटिंग यहाँ पे कहने लगता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे पता चला कि गोंगचैंग ने जो कुछ भी किया उससे उसकी भरपाई मिल गई, तो यहाँ पे इसकी कोई भी गलती नहीं है। इतना कहने के साथ ही इस वक्त गोंगटिंग अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से सीचेन की ओर देखने लगता है। तो इस समय सीचेन भी अपनी आंखें टेढ़ी करके उसकी ओर घुट घुट के देखने लगता है। इसी समय टीचर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो रैंक मेजरमेंट असेसमेंट चालू होने वाला है वो तुम लोग के आईडी के अनुसार होने वाला है, जहाँ पे एक एक करके तुम लोग के नाम को बुलाया जाएगा और एक एक करके आके अपने अपने रैंक को मेजरमेंट करके जाना। और यहाँ पे रैंक असेसमेंट कुछ ऐसा होता है, मतलब यहाँ पे किसी का जो करंट रैंक है वो क्या है वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वो लड़का फ्यूचर में जाके कितना रैंक हासिल कर पाएगा वो भी दिखाएगा। सीन शिफ्ट होके लिंग यू की ओर जाता है, जहाँ पे लिंग यू के साइड में एक और पर्सन खड़ा हुआ था, जो कि इस समय लिंग यू से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम आज का जो रैंक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है उसे देखने क्यों आए हो? क्या तुम्हारी नजरों में यहाँ पे कोई ऐसा लड़का है जिसके कारण तुम यहाँ पे इस टेस्ट को देखने के लिए आई हो? तो इस समय लिंग यू अपनी ही अंदाज में बोलने लगते हैं कि आज का जो रैंक असेसमेंट टेस्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस इसीलिए। अभी लिंग यू की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को 1 घंटे बाद के सीन को दिखाए जाते हैं। इस वक्त रैंक को टेस्ट करने के लिए सियांग झाओ को बुलाए जाते हैं। सियांग झाओ बड़े जोर से कहने लगता है कि चलो देखते हैं आखिरकार मेरा रैंक क्या निकल के आता है। इतना कहने के साथ ही सियांग झाओ यहाँ पे जो गेट है उसके अंदर घुस जाता है। गेट के अंदर हम लोगों को एक मैजिकल कोड को दिखाए जाते हैं, जो कि एक दिल जैसा लग रहा होता है और दिल के ऊपर एक आंख भी होता है। देखते ही देखते दिल के ऊपर सियांग झाओ अपना फायर गोला तैयार करके बहुत ही जोर से फेंक के मारता है। अभी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इस रैंक को भी पार कर देगा, लेकिन एक क्या दिल को तो घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। यहाँ पे दिल उसके अटैक पावर को एब्सॉर्ब करता है और इसके साथ ही जो तार लगा हुआ है उसके माध्यम से बाहर की ओर जो बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ था वहीं पे डाटा को भेज देता है। तो यहाँ पे रैंक ई दर्शाता है और उसका जो पोटेंशियल है वो सी होता है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा सी रैंक तक ही पहुंच पाएगा। अपने रैंक को देखने के बाद सियांग झाओ उतरे हुए मुंह के साथ कहने लगता है कि पिछले 2 सालों में मेरा रैंक तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है। मुझे लगा था एटलीस्ट मैं डी रैंक पे तो होऊंगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस समय मालोंग सियांग झाओ को सांत्वना देते हुए कहने लगता है कि ड्यूड बिल्कुल भी हौसला मत छोड़ो, यहाँ पे हम लोगों का रैंक तो तुमसे भी बहुत ही ज्यादा घटिया होगा। मालोंग की इतना कहने के साथ ही कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सच में इन दोनों के रैंक सियांग झाओ से थोड़ा सा कम होता है। मतलब सियांग झाओ ई रैंक के मिड टायर पे होता है, जहाँ पे ये दोनों ई रैंक के ही लोअर टायर पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों का ही पोटेंशियल बिल्कुल सी होता है। लेकिन कुछ देर बाद एक अनाउंसमेंट को सुनने के बाद इन तीनों का ही चेहरा पूरी तरीके से चोमू जैसा हो जाते हैं, क्योंकि एक लड़की ने यहाँ पे डी रैंक के लोअर टायर को अवेकनिंग किया होता है और इसके साथ ही उसका जो पोटेंशियल है वो भी बी रैंक तक होता है। अभी तो हम लोगों को यांग डी को भी दिखाए जाते हैं, जो भी डी रैंक पे अवेकनिंग किया होता है और उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ए रैंक का होता है। तो ऐसे ही लगातार 8 बार डी रैंक पर अवेकनिंग होता हुआ स्टूडेंटों को देखने के बाद तीनों के तीनों नमूने ही बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगते हैं। और जैसा कि इस बार सबसे ज्यादा डी रैंक के स्टूडेंट अवेकनिंग हो रहे थे, इसी कारण जो दोनों टीचर रैंक को मेजरमेंट कर रहे थे वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके साथ ही जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसके नाम को भी अनाउंसमेंट कर देता है, जो कि होता है गोंगटिंग। गोंगटिंग के नाम को सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जानते थे कि गोंगटिंग काफी ज्यादा पावरफुल है और तो और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। अभी तो एक झलक सीचेन की ओर भी जाता है, जो कि भीड़ के अंदर से अपनी तिरछी आंखों से गोंगटिंग की ओर ही देख रहा होता है। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे गोंगटिंग उसी दिल के पास पहुंच गया होता है, जहाँ पे गोंगटिंग को देखने के बाद अभी वो दिल धीरे धीरे करके पहली बार अपनी आंखें ओपन करता है। गोंगटिंग अभी दिल के अंदर जैसे ही अपनी पावर को इनपुट करता है, वैसे ही हम लोगों को बाहर लगा हुआ स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाते हैं कि गोंगटिंग का जो करंट रैंक है वो डी पे होता है, वो भी हायर टायर पर, और उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो एस रैंक का होता है। और यहाँ पे ये जो एस रैंक इसको देखने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्कूल के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। अभी तो हम लोगों को सीचेन को भी दिखाए जाते हैं, जिसको कि इन सभी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जो भाई खुद ट्रिपल एस का हो उसको सिंगल एस से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे जो टीचर लोग टेस्ट को कर रहे थे वे सब भी आपस में ही बोलने लगते हैं कि मैंने टेस्ट को अच्छी तरीके से देखा, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, तो क्या हम लोगों को इसके बारे में हायर अप्स को बता देना चाहिए? तो दूसरा टीचर कहने लगता है कि हाँ ऑब्वियसली हम लोग को इसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि जिसका पोटेंशियल रैंक इसका हो वो तो एक इंटरनेशनल ट्रेजर की तरह है। तो देखते ही देखते यहाँ पे गोंगटिंग का जो भाव है वो ऑडियंस के सामने और भी ज्यादा हाई हो जाता है। सभी के सभी गोंगटिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं। अभी तो यांगलोंग जो कि इस स्कूल का हेडमास्टर होता है और तोड़ जो कि लिंग यू के साइड में खड़ा हुआ होता है, वो भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसके स्कूल में कोई इस रैंक पोटेंशियल वाला एक कैंडिडेट है। तो इस समय लिंग यू साफ साफ कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ गोंगटिंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं जिसके लिए आई हूँ
वो तो गोंगटिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे लिंग यू की बातों को सुनने के बाद आप लोग ये अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि लिंग यू यहाँ पे सी चैन की ही बातें कर रही है। और अभी देखते ही देखते एंकर सी चैन को आगे आके टेस्ट को देने के लिए बोल रहे होते हैं। सी चैन अभी टेस्ट को देने के लिए आगे की ओर जा ही रहा था। इसी समय सामने से यांगडी उसे कहने लगता है कि ओए लूजर, तुम अपने साथियों से थोड़ा अच्छा ही करना। और इसके साथ ही ये कहते हुए भी हंसने लगता है कि क्या होगा अगर इसका भी रैंक ई के लोअर टायर पे होता है तो। यांगडी की बातों को सुनने के बाद सी चैन बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन यहाँ पे सी चैन के दोस्त काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि सभी के सभी उन्हें बस लूजर ही कह के बुला रहे होते हैं। इसी समय हिम्मत दिखाते हुए मालोंग कहने लगता है कि तुम बस देखो, कुछ ही देरी के बाद तुमने जो जो बकवास की ना उन सभी को वापस लेना पड़ेगा। अभी मालोंग की इतना कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सी चैन को उसी गेट के अंदर जाते हुए दिखाई जाते हैं। सी चैन अभी जैसे ही गेट के अंदर एंटर करता है वैसे ही ओदिल अपनी आंखें इस बार सी चैन की ऑरा की वजह से पूरी तरीके से ओपन कर लेता है। और सी चैन को यहाँ पे ये बात अच्छी तरीके से पता होता है अगर उसे किसी भी हाई रिकमेंडेड गिल्ड के अंदर जाना है तो उसका रैंक यहाँ पे काफी ज्यादा हाई होना होगा। और गिल्ड के अंदर ज्वाइन होने के बाद ही वो अलग अलग डिमांड डंजन के अंदर जा पाएगा। ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जामिनेशन 10 मेंबर टीम से मिलकर बना होता है और यहाँ पे स्टूडेंट को अपने टीममेट्स खुद चुनने की पूरी आजादी होती है। जो टीम आखिरकार फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी उसके सारे मेंबर्स को सीधा देश की सबसे प्रेस्टिजियस गिल्ड द इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूट कर लिया जाएगा। सी चैन की ये सभी बातों के साथ ही इस वक्त हम लोग को यांगडी को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस वक्त अपने साथ एक डी रैंक के लो टायर के स्टूडेंट को लेके गोंगटिंग के पास गया होता है ताकि वो उसे अपने टीम के अंदर ले सके। और यहाँ पे गोंगटिंग का जो टीममेट है वो किस तरीके से गोंगटिंग का चापलूसी कर रहे हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हो। गोंगटिंग को मल्लम मक्खन सब एक साथ लगा रहे होते हैं। सीन अभी मालंग की ओर भी आता है जहाँ पे इस वक्त हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि इन लोगों की जो टीम है यही होने वाली है इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर टीम। लेकिन इस वक्त इस बात को साइड में करता हुआ मालंग अपने चश्मे को ठीक करता हुआ सामने की ओर देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार सी चैन कब बाहर आएगा और इतनी देर से वो अंदर कर क्या रहा है। सी चैन को इतनी देर से बाहर न आता हुआ देखने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे जो लोग रैंक को देखने के लिए आए थे वे लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि भाई सी चैन इतना ज्यादा कमजोर है कि उसका रैंक स्क्रीन के ऊपर शो ही नहीं हो रहा है। पता नहीं कहाँ से टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं ऐसे लौंडे, चलो घर चलते हैं। यांगडी भी गोंगटिंग से यही बोलता है उसका रैंक नहीं दिखाने वाला तो ब्रो फालतू में ही यहाँ पे रुकने का और कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। गोंगटिंग भी इस बात से मान जाता है और अपनी टीम में बचा कुचा जितने भी टीममेट है उन सभी को गैदर करने की बात बोलता है। सभी लोग यहाँ से जा ही रहे थे। इसी समय स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा ब्लिंक होता है। हम लोग को रैंक की जगह पे डी हायर टायर दिखाए जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाती है। सभी के सभी अपने अपने चोमू जैसा शकल बनाते हुए स्क्रीन की ओर ही देखने लगते हैं। मालूम जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अरे देखो सालो, डी हायर टायर, मैंने कहा था ना अपना सी चैन फाड़ के रख देगा। गोंगटिंग भी इस चीज को देखता है लेकिन इस समय यांगडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है अपना चोमू जैसा सी चैन आखिरकार डी रैंक पे कैसे गया। देखते ही देखते अनाउंसमेंट होने लगती है। सी चैन का जो करंट रैंक है वो डी रैंक के हायर टायर होता है और यहाँ पे सिस्टम मैजिक कोड के अंदर एक एबनॉर्मलिटी भी नोटिस किया है तो इसी कारण ही ये जो असेसमेंट रिजल्ट है ये इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो प्लीज सी चैन यहाँ पे तुम टेस्ट को एक और बार करो। सी चैन इस वक्त अपने स्टैट को देखते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल बॉडी के साथ इस टेस्ट को दिया लेकिन क्या होगा अगर मैं अपने क्लास को स्विच करके टेस्ट को दूं। इतना कहने के साथ ही सी चैन अपने क्लास को चेंज करने लगता है और इसके साथ ही जो ग्रेबाउंड किंग की एबिलिटी है उसे एक्टिवेट कर लेता है और इससे सी चैन का जो लुक है वो यहाँ पे आधा डीमन जैसा लग रहा होता है और सच में काफी कूल भी लग रहा होता है। तो सी चैन अभी जैसे ही दोबारा से अपने टेस्ट को देता है वैसे ही उसका रैंक डी से चेंज होके सीधा सी के मिड टायर पे पहुंच जाता है और इस चीज को देखने के बाद मालंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कहने लगता है कि हे भगवान, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, सी चैन का रैंक यहाँ पे दोबारा से अप हो गया। अभी तो गोंगटिंग के चेहरे पर भी पसीना आने लगता है और उसके पीछे खड़ा हुआ यांगडी वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपना 2 इंच का मुंह खोल के बोलने लगता है कि सी रैंक मजाक चल रहा है क्या, जरूर से सिस्टम के अंदर कोई माल फंक्शन हुई होगी। जो टीचर टेस्ट को ले रहे थे वो लोग भी यही बोलने लगते हैं आखिरकार सी चैन का रैंक अचानक से अप कैसे हो सकता है, क्या सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी हो गया है। तो इस समय वे लोग सी चैन को दोबारा से टेस्ट को देने के लिए बोलते हैं। सी चैन इस बात को सुनने के बाद दोबारा से अपने क्लास को चेंज कर लेता है और यहाँ पे सी चैन के क्लास को चेंज होता हुआ देखने के बाद बेचारा दिल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सी चैन यहाँ पे अपने क्लास को चेंज करके जो एबाइसल फिंट है मतलब वही डीमन वाला रूप में आ गया होता है और यहाँ पे सी चैन इस रूप में आने के बाद अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज करने के बारे में सोचता है। यहाँ पे दिल की हालत और भी ज्यादा बेहाल हो जाती है। बेचारे के पास कोई भी मुंह नहीं है, नहीं तो वो जरूर से चिल्लाता। अभी तो एक झलक बाहर की ओर भी जाता है। सी चैन की पावर की वजह से अभी आसमान भी पूरी तरीके
तरीके से चेंज हो गया होता है। गोंगटिंग और उसके साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी वक्त हम लोग को सीचैन के दोस्तों को भी दिखाई जाते हैं, जिनमें से दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, लेकिन जो सियांग झाओ है वो अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगता है कि आज हम लोगों ने डिवाइन फेनोमेना देखा और ये दिन जरूर से इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। देखते ही देखते अभी स्क्रीन के ऊपर का जो रैंक है वो भी चेंज होने लगता है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो एस दिखा रहा होता है, मतलब कम्प्लीटली एस नहीं होता, मतलब स्क्रीन अभी भी थोड़ा झिलमिला रहा होता है। टेस्ट लेने वाले टीचर कहने लगते हैं कि क्या हम लोग को आज के दिन एक और इस पोटेंशियल वाले स्टूडेंट को देखने के लिए मिलेगा। गोंगटिंग जो कि सीचैन को एक मामूली सा कमजोर सा स्टूडेंट समझ रहा था, वो भी अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसकी बोलती यहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो जाता है। लेकिन ट्रेलर अभी यहीं पे खत्म नहीं होता। हम लोगों को स्क्रीन की ओर दोबारा से दिखाई जाते हैं, जहाँ पे जो एस रैंक लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, वार्निंग वार्निंग सिस्टम एरर। और इसी नोटिफिकेशन के साथ साथ स्क्रीन के ऊपर अभी ट्रिपल एस रैंक शो होने लगता है, जहाँ पे एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है सीचैन का जो पोटेंशियल रैंक है वो इस सिस्टम के मैक्सिमम पावर में भी मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है। साइड में खड़ा हुआ एक टीचर इस चीज को देखने के बाद अपना मुंह इस बार लगभग 4 इंच तक खोल लेता है और कहने लगता है व्हाट द फुचका इज दैट, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। और देखते ही देखते यहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। टीचर लोग यहाँ से दौड़ने लगते हैं। ये कहते हुए कि अरे भागो रे, अपने अपनी जान बचाओ। कुछ देर बाद जब माहौल पूरी तरीके से शांत हो जाता है तब वे टीचर लोग सीचैन के पास आके सीचैन से पूछने लगते हैं कि सीचैन क्या तुम ठीक हो। लेकिन यहाँ पे टीचर सीचैन के सामने कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो इस समय कैमरा एंगल जैसे ही सीचैन के सामने जाता है हम लोगों को उसी दिल को दिखाई जाते हैं जो कि इस समय पूरी तरीके से टूट के रखा था, मतलब पे दिल यहाँ पे मारा गया होता है। और हाँ, इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं सीचैन होता है। तो बेसिकली सीचैन दिल को खत्म करने के बाद उसकी जो एबिलिटी है उसे टेप आउट कर लिया होता है और इससे सीचैन के पास किसी की भी एबिलिटी या फिर रैंक को देखने के लिए एक न्यू एबिलिटी आ जाती है। सीचैन बाहर निकलने के बाद जैसे ही इस एबिलिटी को एक्टिवेट करता है वैसे ही वो सामने जितने भी स्टूडेंट है उन सभी के रैंक को अच्छी तरीके से देख पाता है। अभी सीचैन जैसे ही गोंगटिंग की ओर देखता है तो वो देखता है उसका जो रैंक है वो तो सी होता है, वो भी हायर टायर पे। तो सीचैन यहाँ पे समझ जाता है कि गोंगटिंग भी उसकी तरह ही खुद की एबिलिटी को छुपा के रखा है। इसी वक्त टीचर लोग भी बाहर की ओर आते हैं और इसके साथ ही कहने लगते हैं कि ये बात बोलने में थोड़ा दुख तो हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास जो मैजिकल कोड था, मतलब जो दिल था, वो खत्म हो चुका है। तो इसी कारण ही जितने भी बचे कुछ स्टूडेंट हैं उन सभी का टेस्ट काल होने वाला है और यहाँ पे सीचैन का जो रैंकिंग असेसमेंट डाटा है वो शायद से गलत भी हो सकता है। तो हम लोग इस चीज को अपने सुपीरियर के पास भेजेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तुम सभी वापस कॉल आना। टीचरों की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सीचैन के दोस्तों को दिखाई जाते हैं, जो लोग इस वक्त सीचैन के पास जाके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सीचैन से कहने लगते हैं कि चाहे डाटा कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है सीचैन तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। इसी समय सियांग झाओ पूछने लगता है ओ ग्रेट वन, आज के दिन तुम क्या खाना चाहते हो। तो सीचैन कहता है कि अरे बकवास बंद करो, चलो हॉस्टल में दोबारा से। सीचैन दोस्तों के साथ यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय यांगडी यहाँ पे आ जाता है और दोबारा से अपना 2 इंची का मुंह खोल के चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारा रैंक बिल्कुल भी उतना हाई नहीं है और पोटेंशियल रैंक क्या निकला यस। हाँ, मुझे पता है सिस्टम में जरूर से कोई गड़बड़ी होगी। सीचैन यहाँ पे इसकी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है और यहाँ पे उसका मुंह पूरी तरीके से शट डाउन करने के बारे में सोचता है। सीचैन यहाँ पे उसे मारता उससे पहले गोंगटिंग यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही यांगडी से कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपने टीममेट के साथ इतना ज्यादा रूड बिहेवियर कैसे कर सकते हो। टीममेट इस बात को सुनने के बाद यांगडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। गोंगटिंग अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए सीचैन से कहने लगता है कि सीचैन तुम मेरे टीम में ज्वाइन हो सकते हो। सीचैन को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ देखने के बाद यांगडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। सीचैन के दोस्त लोग भी अभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार सीचैन क्या बोलेगा, मतलब वो रिजेक्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। इसी वक्त हम लोग को यांगडी को दिखाई जाते हैं, जो कि दोबारा से सीचैन के पास आके ना चाहते हुए भी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए और अपने दांत को पीसते हुए कहने लगता है कि वेलकम ब्रो, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन यहाँ पे सीचैन एक थप्पड़ से उसके हाथ को अपने से दूर कर देता है और इसके साथ ही कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की टीम में जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सीचैन की इस बात को सुनने के बाद गोंगटिंग और इसके साथ ही यांगडी दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे यांगडी चिल्लाते हुए सीचैन से कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ये बात तो पता ही है ना, इस पूरे स्कूल के अंदर हम लोगों की टीम ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो सीचैन यहाँ से जाते हुए कहने लगता है तो मैं इसमें क्या करूँ, और हाँ तुम बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हो तो दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। इतना कहने के साथ ही सीचैन दोस्तों के साथ जाने लगता है। दूसरी ओर यांगडी बस खड़े खड़े इन सभी चीजों
को देखता है गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अभी तो आसपास के स्टूडेंट भी इस बात को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि सीचन ने किस तरीके से गॉन्गटिंग की जो टीम है उसे रिजेक्ट किया है, और वे लोग इस बात को भी कहने लगते हैं कि जरूर से सीचन इस स्कूल के अंदर फर्स्ट प्लेस को हासिल करने के बारे में सोच रहा है। मालोंग एंड सियांग झाओ दोनों ही इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं कि आखिरकार सीचन ने किस तरीके से गॉन्गटिंग के ऑफर को ठुकराया है। यहाँ पे गॉन्गटिंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोलता है, कोई ना छोड़ो उसे, लगता है उसका कोई अलग ही प्लान है। अभी तो हेडमास्टर यांगलोंग भी इस बात का अफसोस करते हैं कि वे दोनों टीम अप नहीं किए। अगर वे दोनों यहाँ पे टीम अप करते तो शायद से इस बार स्कूल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं। तो लिंगियो कहती है क्या आपको ये नहीं लगता कि चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है? गॉन्गटिंग वो जन्म से ही अपने मुंह के अंदर सिल्वर चम्मच को लेकर पैदा हुआ है, और उसे इस तरीके से रिजेक्ट कर देना ये तो साफ साफ उसके साथ एक वॉर की डिक्लेरेशन है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का प्रेसिडेंट वो पूरी तरीके से शांत है, अपने आप को पुश नहीं कर रहा है। इसी समय हम लोगों को दोबारा से यांगडी को दिखाए जाते हैं, जो कि इस समय चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार वो सीचन इतना ज्यादा घमंडी क्यों बन रहा है, बस सिस्टम एरर की वजह से ही तो उसका रैंक सी दिखा रहा था। तो यहाँ पे गॉन्गटिंग अपनी भारी आवाज में कहने लगता है कि क्या होगा अगर यहाँ पे सिस्टम की कोई भी गलती नहीं हुई तो भले ही मौके 1 करोड़ में एक ही क्यों ना हो, मैं किसी को भी मुझसे फर्स्ट प्लेस चुने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। गॉन्गटिंग की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे यांगडी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ गॉन्गटिंग से कहने लगता है कि सीचन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इन एक्सपीरियंस है, और जैसा कि हम लोग डंजन के अंदर जाके बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन किए हैं, तो क्या मैं जाके तुम्हारे लिए उसको थोड़ा सबक सिखा दूं? तो इस समय गॉन्गटिंग कहने लगता है क्या मैं तुम्हें इतना छोटा दिल इंसान लगता हूँ? यांगडी इस बात को सुनने के बाद घबरा जाता है और माफी मांगने लगता है, नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। तो इस समय गॉन्गटिंग यहाँ से जाते हुए कहने लगता है आज मुझे कारोकी करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आज तुम और बाकी पूरी टीम मेरे बिना ही आगे बढ़ सकते हो। तो आज के दिन तुम लोग जो भी काटोगे उसके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। गॉन्गटिंग की इस बात को सुनने के बाद यांगडी यहाँ पे समझ जाता है कि गॉन्गटिंग कहना क्या चाहता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है, हम लोगों को 10 मिनट बाद के सीन को दिखाए जाते हैं। इस वक्त हम लोग को एक स्टूडेंट को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यांगडी से कहने लगता है मैंने सुना था कि सीचन कैंपस के अंदर नहीं है, वो कुछ काम के लिए अपने घर गया है। और इस बात को सुनने के बाद यांगडी का मानो खुशी का सीमा नहीं रहता, क्योंकि वो स्कूल के बाहर कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली वो अपने साथियों के साथ मिलकर सीचन को पीटने का प्लान बनाता है। अब सीन दोबारा से बदलता है, अभी हम लोग को सीचन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रास्ते से घर की ओर जा रहा होता है, और चलते चलते अपने मन में ही कहने लगता है कि मेरे पिछले लाइफ में होली लैंड में जब टॉप गिल्ड में से एक मॉन्स्टर डंजन में रेड कर रही थी, तब एक घटना हो गई। मॉन्स्टर डंजन के अंदर गिल्ड का सामना एक ऐसे मॉन्स्टर से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं वर्थ था। वर्थ इंस्टेंटली उन सभी गिल्ड मेंबरों को मार दिया, और कुछ ही समय के बाद ही डंजन की दुनिया से इंसानी दुनिया में आ गया। तो मुझे अपने पिछली जिंदगी के ये सभी चीजें तो याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार वो कौन सा डंजन होने वाला है, और इसके साथ ही मुझे एक अच्छी प्लान भी चाहिए, लेकिन इन सभी के साथ मुझे पैसे भी तो चाहिए होंगे। तो इस वक्त सीचन एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे मॉन्स्टरों के सामान को देने के बाद पैसे मिलते हैं। सीचन बिल्डिंग के अंदर के आके आसपास की चीजों को देखने लगता है, जहाँ पे ढेर सारे वेपन साजा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सीचन इन सभी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाता। वो सीधा जाके जितने भी ग्रेवहाउंड फैंग है उन सभी को दिखाने लगता है। एक पर्सन जो कि ग्रेवहाउंड फैंग को देखते हुए कहने लगता है कि तुम एक स्टूडेंट होने के बावजूद ये सभी चीजों को हासिल कर पाए। तो सीचन आगे से कहता है एक मॉन्स्टर ने इन सभी चीजों को ड्रॉप किया है। तो पर्सन कहने लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसी समय पिंक बालों वाली एक लड़की कहने लगती है कि मुझे जहाँ तक याद है ये सभी चीजें ई रैंक के ग्रेवहाउंड का ग्रेवहाउंड फैंग है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ग्रेवहाउंड फैंग को स्मेल्ट करके ई रैंक क्लाउड स्टाफ बनाया जा सकता है, या फिर उन्हें प्रेस कर पाउडर भी बनाया जा सकता है। लड़की की बात को सुनने के बाद वह पर्सन एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि ऑल राइट मुझे इसके बारे में पता है, और जैसा कि ये एक ई रैंक का स्टाफ है तो आखिरकार इसकी कीमत क्या ही होगी। ये पर्सन अभी ये भी कहने लगता है कि हमारी एक्सचेंज वीआईपी सिस्टम पर चलती है, हमारे क्लाइंट्स प्रतिष्ठित और प्रभावशाली वेकेनर्स होते हैं, मैं सिर्फ डी रैंक या उससे ऊपर का प्रीमियम गुड्स ही हैंडल करता हूँ। इसी वजह से ही मैं ई रैंक के इस छोटे से टिंकेट को पहचान नहीं पाया। तो बेसिकली यहाँ पे ए पर्सन सीचन को एक मामूली सा लौंडा समझ रहा होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से वो इसके साथ अच्छी तरीके से बिहेवियर नहीं कर रहा होता है, क्योंकि डील नहीं करना चाहता। यहाँ पे ए पर्सन बड़े बड़े वेकेनरों के साथ डील करना चाहता है, ताकि उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो सके। इसीलिए अभी ए पर्सन इस लड़की को सीचन के साथ डील करने के लिए बोल देता है, और खुद यहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद ये लड़की यहाँ पे जितने भी पैसे हुए थे उन सभी पैसों को सीचन को देने लगती है, और कहने लगती है कि अगर फ्यूचर में उसे कोई भी चीज मिलेगी तो जरूर से वे उसकी मदद करेगी। तो इस समय सीचन उस चीज को देखते हुए कहने लगता है यहाँ पे मुझे पैसे के तौर पे 18,000 मिला है, और फिलहाल के लिए ये रेंटो को चुकाने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी इतना पैसा मेरे लिए काफी नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो अपने पास से एबाइसल फिंड का जो 2 हेवी
भी शॉट उसे मिला था उनमें से एक शॉट बाहर की ओर निकाल लेता है और उसे टेबल के ऊपर रख देता है। इस शॉट को देखने के बाद लड़की भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, कहने लगती है कि वाह ये कितना ज्यादा एक कूल शॉट है। यहाँ पे ये लड़की इस बात का अंदाजा लगाने लगती है कि इस शॉट का जो रैंक है वो ए होगा, लेकिन इसी समय वही कमीना दोबारा से यहाँ पे आ जाता है और बीच में उंगली करते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सालों के बाद ही मैं ऐसे ए या फिर बी रैंक के शॉट को देख पा रहा हूँ। वह पर्सन ये सभी बातें कह ही रहा था। इसी समय यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और मैनेजर यहाँ पे इस बात को साफ साफ कह देता है कि ये जो तलवार तुम देख रहे हो ये ना ए रैंक का है ना बी रैंक का है, ये तो एस रैंक का है। और यहाँ पे एस रैंक इस बात को सुनने के बाद इन दोनों का ही रिएक्शन क्या है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सीचैन के हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारी तरह एक कस्टमर मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और इसके साथ ही सीचैन को वीआईपी रूम के अंदर लेके जाने लगता है। मैनेजर को देखने के बाद सीचैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में ही कहने लगता है तो फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए हो। सीचैन की इतना सोचने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय मैनेजर सीचैन को एक अलग ही कमरे में लेके आया होता है, जहाँ पे इस समय मैनेजर सीचैन से ये जो तलवार है इसके प्राइस के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार वो इसे कितने में सेल करेगा। तो इस समय सीचैन आगे से बोलता है 1 मिलियन। 1 मिलियन इस प्राइस को सुनने के बाद मैनेजर काफी ज्यादा चौंक जाता है और यहाँ पे मैनेजर बस इसी कारण ही शौक हो गया होता है कि इस रैंक की शॉट की प्राइस मिलियन तो छोड़ो बिलियन में होना चाहिए, लेकिन ये इतना कम प्राइस क्यों बोल रहा है। मैनेजर शौक तो है इन सभी बातों को सीचैन से पूछ ही रहा था, लेकिन इसी समय सीचैन इस बात को क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पे ये जो तलवार है इसे नहीं बेचने वाला, बल्कि इसके माध्यम से मैनेजर से 1 मिलियन का लोन लेने वाला है। और यहाँ पे सीचैन ये भी कहता है कि वो इस पैसे को 1 महीने के अंदर ही पे कर देगा। सीचैन की इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे मैनेजर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि सीचैन शायद से कोई अमीर बाप का एक औलाद है जो कि अपने घर को छोड़ के आया है, या फिर सीचैन की एबिलिटी काफी ज्यादा हाई है और शायद से वो यहाँ पे अपने आइडेंटिटी को भी छुपा रहा है ये बोल के कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। मैनेजर यहाँ पे इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय सीचैन मैनेजर से कहने लगता है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हर एक चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करूंगा, इवन मैं 10% का सूद भी दूंगा। मैनेजर यहाँ पे थोड़ा सा खामोश होता है और इसके साथ ही शाओली नाम का जो लड़की है उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। शाओली की यहाँ से जाते ही मैनेजर सीचैन से कहने लगता है अगर मैं सही से केस करूँ तो तुम जहाँ पे पढ़ते हो उसका नाम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी है, और अगर मैं सही हूँ तो इस बार जितने भी लोग अवेकनर हुए हैं उन सभी को 1 महीने के बाद एक टेस्ट को देना होगा, और उस टेस्ट के अंदर जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हाई होगा, मतलब जो फर्स्ट आएगा, उसको प्राइज के तौर पे 1 मिलियन ओन मिलेगा। और तुम्हारी बातों से यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि तुम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें ही वो प्राइज मिलेगा, मतलब तुम फर्स्ट प्लेस को हासिल कर पाओगे। और अगर बात ऐसी है तो मैं यहाँ पे तुम्हें 1 मिलियन नहीं 1.5 मिलियन ओन देने वाला हूँ, वो भी 0 सूद के साथ, और इस चीज को तुम हम दोनों के बीच एक फ्रेंडशिप भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे सीचैन भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है, और सीचैन यहाँ पे इसलिए आया होता है कि वो मैनेजर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करे। तो जो भी हो इस समय मैनेजर सीचैन को एक बॉन्ड पेपर पे हाथ स्कैन करवा के तुरंत ही 1.5 मिलियन ओन दे देता है। मैनेजर यहाँ पे सीचैन को ये भी कहने लगता है जैसा कि उसके सामने एक एग्जाम है, इसी कारण क्या उसे कोई बढ़िया इक्विपमेंट चाहिए ताकि वो टेस्ट के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, लेकिन इसके लिए सीचैन साफ साफ मना कर देता है और इसके साथ ही अपने पास से एक और तलवार को बाहर की ओर निकाल लेता है। और ये वाली जो तलवार है वो पिछले वाली तलवार की तरह ही इस रैंक का तलवार होता है। तो जो भी हो अभी दोबारा से एक और इस रैंक के तलवार को देखने के बाद तीनों का ही मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है। और यहाँ पे सीचैन को उसके दुकान पे आने के कारण मैनेजर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मैनेजर तो अभी शाओली को सुपरवाइजर में प्रमोट भी कर देता है। सीचैन अभी इस दुकान से चले जाता उससे पहले उसके दिमाग में कुछ याद आता है, तो वो जल्दी जल्दी से यहाँ पे एक चीज को खरीद लेता है जो कि हम लोग को बाद में दिखाया जाएगा। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद सीचैन को शहर के एक बस स्टैंड के पास आते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सीचैन खड़े खड़े अपने मन में ही कहने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार था और उस वक्त ग्रेजुएट होने के बाद भी मैं अवेकन नहीं हो पाया था, इसी कारण ही कोई भी गिल्ड मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। और उस वक्त में डिलीवरी के साथ साथ सामान उठाने का भी काम करता था, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते थे रेंट को चुकाने के लिए, और वो उसकी बहन के साथ एक तरीके से सर्वाइव करके रहता था। उसकी बहन सीयून को तो इंटरनेशनल आर्ट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन भी मिली थी, लेकिन वो सीचैन के साथ रहने के लिए सब कुछ त्याग दिया। सीचैन बस स्टैंड के पास खड़े खड़े इन सभी बातों को सोचते सोचते अभी ये भी सोचने लगता है कि काफी देर हो चुकी है लेकिन अभी भी सीयून नहीं आ रही है। लेकिन इसी समय सीयून यहाँ पे आ जाती है और वो अपने साथ अपने भारी लागेज को भी खींच खींच के लेके आ रही होती है। सीयून को देखने के बाद सीचैन काफी ज्यादा भावुक होने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफी सालों से नहीं देखा था। इसी समय सीयून उसके लागेज को थोड़ा कैरी करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सीचैन
चैन इमोशनल के मारे सीधा उसे गले लगा लेता है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे सी चैन सीयून को काफी जोर से हाक किया होता है, तो इस समय सीयून अपनी दोनों उंगली से सी चैन को पोक करते हुए कहने लगती है कि ब्रदर, क्या तुम मुझे इतना कस के पकड़ के मारना चाहते हो? इतना कहने के साथ ही सीयून अपने बैग को सी चैन को दे देता है और दोनों भाई बहन यहाँ से जाने लगता है। सीन दोबारा से बदलता है। इस वक्त हम लोग को एक गली के सीन को दिखाए जाते हैं और यहाँ पे यांग डी अपने चेला चामुंडो के साथ पूरी तरीके से तैयार होकर रखा था। मतलब जैसे ही सी चैन इस रास्ते से अपने घर की ओर जाएगा, वैसे ही वे सभी सी चैन को धर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चोमू जैसे शकल को ये नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ होने क्या वाला है। और ये जो यांग डी है, ये इस पूरे स्कूल के अंदर एक लौता बिस्ट टाइप एसासिन होता है और इस बात से इसे बड़ा घमंड भी है और इसको ये लग रहा होता है कि ये बहुत ही आसानी के साथ सी चैन को पीट पाएगा। खैर जो भी है, इस वक्त हम लोग को सी चैन के और के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय सी यून एक कोल्ड ड्रिंक्स को पीते पीते सी चैन से पूछ रही होती है कि भाई तुम तो कुछ अजीब ही दिख रहे हो, क्या तुम्हें ग्रेजुएशन को लेके कोई परेशानी है? मेरा मतलब है तुम जैसे सीधा साधा इंसान आमतौर पर अपनी भावनाओं में बहते नहीं हो। देखो भाई, जो भी हो जाए तुम्हें खुद को संभालना होगा। क्या तुम मुझे हमेशा ये नहीं सिखाते थे कि जिंदगी एक लंबी यात्रा है और मौके जल्दी या देर से जरूर मिलते हैं? अपनी बहन की इन सभी बातों को सुनने के बाद सी चैन भी अपने मन में ही कहने लगता है कि सी यून ये सभी बातें बस इसीलिए कह रही है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मैं एक अवेकनर बन चुका हूँ। सी चैन अभी सी यून से कहने लगता है कि सी यून गलत मत समझना, लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस समय सी यून अपनी आंख टेढ़ी करके अपने मन में ही कहने लगती है कि अरे यार, लड़के देखो हमेशा से मेल ईगो में बहता है और वैसे भी लड़के एज के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी होते हैं, तो लगता है मेरा भाई भी थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है। तो अभी ये दोनों आपस में बातें करते करते यहाँ से जा ही रहे थे। इसी समय हम लोग को इन लोग के पीछे यांग डी और उसके साथी को देखने के लिए मिलते हैं और ये दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से कैंपिंग कर रहे होते हैं, मानो लॉबी में कोई हैकर आ चुका हो। इसी समय इनमें से एक लड़का बात आता है। सी चैन के साथ तो एक लड़की भी है और लड़के की इस बात को सुनने के बाद यांग डी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और क्यों होता है वो आप लोग अंदाजा लगा लो। वे लोग अभी आपस में फुसुर फुसुर करके इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय सी चैन को भी उन लोगों की प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है। सी चैन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, तो वो इस वक्त अपने पास से एक ईयरबड को बाहर की ओर निकालता है। उसे सी यून को पहनाते हुए कहने लगता है कि आजकल मैं इस गाने का काफी दीवाना हो गया हूँ, इसे बार बार रिपीट पर चला भी रहा हूँ, लो तुम भी सुनो। तो सी यून भी ज्यादा कुछ न बोलते हुए गाने को सुनने लगती है और दूसरी ओर सी चैन अपना कदम मोड़ के उन लोगों की ओर ही जाने लगता है। और यहाँ पे सी चैन को अपनी स्किल की वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के रैंक के बारे में भी पता चल जाता है। इसी समय यांग डी भी सी चैन को अपनी ओर आता हुआ देखने के बाद अपने सभी साथियों को सी चैन का कुटाई करने के लिए भेज देता है। सी चैन यहाँ पे लाइटनिंग एसोसिएशन में अपने क्लास को स्विच करके इन सभी के ऊपर टूट पड़ता है। बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ यहाँ पे जितने भी लौंडे हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पे किसी का जबड़ा ब्रेक होता है या तो किसी का हाथ। अपने लौंडे को इस तरीके से मार खाता हुआ देखने के बाद यांग डी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरानी तो छोड़ो, उसकी आंखें अभी बाहर आ गई होती है सी चैन की ऐसी ताकत को देखने के बाद। यहाँ पे यांग डी अपने मन में बस एक ही बात सोच रहा होता है कि आखिरकार सी चैन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बना। दूसरी ओर सी चैन हर एक लौंडे को मारते मारते यांग डी के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। सी चैन इस वक्त यांग डी को मुक्का मारने के लिए अपने हाथ में काफी जोरदार एक पंच तैयार करता है, लेकिन यांग डी भी ईगो में पूरी तरीके से भरपूर था। वो इस वक्त अपने पास से एक छोटी सी नाइफ निकाल के और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली एक क्लाउड टाइप एसोसिएशन हूँ और तुम कमीने मादर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? लेकिन यहाँ पे सी चैन बहुत ही जोरदार पंच को उसके चेहरे पे मार देता है। बेचारा एक ही पंच में पीछे की ओर उड़ के जाने लगता है और यहाँ पे सी चैन एकदम गोकू स्टाइल में बहुत ही तेजी से उसके पास जाके दोबारा से उसको एक और पंच मारता है और इस बार का पंच उसके ठुड्डी में पड़ता है और इससे बेचारा यांग डी का दांत भी टूट जाता है। और इस पंच की प्रेशर की वजह से यांग डी जिस तरीके से हवा में उड़ता हुआ जाके पीछे की ओर जा गिरता है, उसे देख के आप लोग ये अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि यांग डी की हालत क्या हुई होगी। सी चैन यांग डी के पास जाके यांग डी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था कि तुम मेरे सामने और कभी मत आना, लेकिन फिर भी तुम ऐसा करने की हिम्मत की। तो बताओ यांग डी, मेरी बातों का कौन सा पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया? यांग डी जिसका की हालत पूरी तरीके से खराब होकर रखी थी, वो इस वक्त अपने मन में ही कहने लगता है कि मेरा पूरा बॉडी ही पूरी तरीके से नाम होकर रखा है, मैं अपने हाथ पैरों को भी हिला नहीं सकता। तो इसका मतलब असेसमेंट में उसका जो डी रैंक दिखा रहा था वो पूरी तरीके से गलत था। यांग डी तो अभी सी चैन से माफी भी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पे सी चैन उसके ही नाइफ को पकड़ के उसके चेहरे के बहुत ही ज्यादा करीब लेके उसे बोलने लगता है कि अगर तुम अपने मुंह से एक भी आवाज निकाली तो तुम यहीं पे फिनिश हो जाओगे। और यहाँ पे यांग डी सी चैन की जो किलिंग इंटेंट है उसे देखने के बाद इस बात को तो बिलीव कर लेता है कि यहाँ पे सी चैन उसे जब चाहे तब फिनिश कर सकता है। अभी तो सी चैन यांग डी से इस बात को भी क्लियर कर देता है कि अगर वे लोग आके जाके रिवेंज लेने के चक्कर में उसकी बहन के साथ कुछ भी करता है तो सी चैन इन सभी को आज के दिन की तरह छोड़ नहीं देगा, बल्कि
एक एक करके इन सभी को पकड़ पकड़ के इस दुनिया से ही गायब कर देगा। इतना कहने के साथ ही सीचन यहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर हम लोग को शी यून को दिखाई जाती है, जो कि उस गाने को सुनने की वजह से थोड़ा बहुत रो रही होती है, मानो कि अरिजीत सिंह अपना आखिरी गाना गा रहा हो। इसी समय शी यून जैसे ही पीछे की ओर घूम के देखती है तो वो देखता है उसका भाई मतलब सीचन उसके लिए एक तोहफा लेके आया होता है और यहाँ पे तोहफे में सीचन अपनी बहन के लिए एक होलोग्राफी पेन लेके आया होता है, जो कि मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है। शी यून पेन को देखते हुए पूछने लगती है कि आखिरकार सीचन को इस पेन को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से मिला, और इसके साथ ही बीर करके सीचन से ये भी कहने लगती है हम लोग को साथ से इसे रिटर्न कर देना चाहिए, ये काफी महंगा है और वैसे भी मैं इस पेन को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती। शी यून की बातों को सुनने के बाद सीचन कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप एक ही जगह पे खड़ा हुआ होता है और इसके साथ ही अपने मन में ही कहने लगता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस जिंदगी में तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करूंगा। सीचन की इतना सोचने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को सीचन के घर के और का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सी यून उस पेन के माध्यम से बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बना रही होती है, वो भी हवा में। मतलब ये जो होलोग्राफिक पेन है इसका काम डोरेमोन का 3D पेन जैसा ही होता है। दूसरी ओर सीचन बहुत दिनों के बाद अपनी बहन का बनाया हुआ एक नूडल्स को खाने के कारण काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी समय सीयून कहने लगती है कि भाई हम लोग को अभी भी रेंट को चुकाना होगा, तो तुम इस तरीके से पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो सीचन कहता है कि मैं इस साल का जो रेंट है उसे पूरा ही दे दिया हूँ। सीयून पूछती है क्या, लेकिन कैसे। तो सीचन कहने लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके एक छोटा सा बिजनेस चालू किया हूँ और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पैसे बनाया। सीचन की बातों को सुनने के बाद सीयून समझ जाती है कि वो यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो आगे इसके बारे में और कुछ नहीं पूछती। और सीयून को इस बात को आगे ना बढ़ाने का बस एक ही कारण था, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपने भाई को इस तरीके से खुश होता हुआ देख रहा था। सीयून अभी सीचन के पास बैठ के बस इतना ही कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को ज्यादा पुश ना करे। सीयून की इतना कहने के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हमें अभी गोंगटिंग को दिखाए जाते हैं। सीचन ने यांगटी को बेरहमी से पीटा था, इसके बारे में अभी इसको भी पता चल जाता है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिंग यू होती है, इसी कारण वो अभी इस बात को इस तरीके से कह रहा होता है कि आखिरकार यांगटी सीचन के साथ फाइट करने के लिए क्यों गया था, वो भी अपने साथ इतने सारे लड़के को लेके। और वो अपने साथ लड़के तो लेके गया था, लेकिन फिर भी कितना बुरी तरीके से मार खाया, उसे पूरी तरीके से रिकवर होने में कई महीने लग जाएगा। तो लिंग यू कहने लगती है कि इससे तो तुम्हें ही नुकसान हुआ ना, तुम्हारी टीम का एक मेंबर कम हो गया। गोंगटिंग बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम उसकी तरह कोई कचरे के बिना पूरी तरीके से सही है। गोंगटिंग ये सभी बातें बोल ही रहा था, इसी समय एक पर्सन यहाँ पे आ जाता है और इस पर्सन का नाम होता है गोंग शुआन और ये इस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ कैरियर सर्विसेज होता है। और यहाँ पे गोंग शुआन एंड गोंगटिंग इन दोनों को नामों को देखने के बाद ये तो अंदाजा लग ही रहा है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई फैमिली रिलेशन है। गोंग शुआन अभी गोंगटिंग को ये बता देते हैं कि असेसमेंट के अंदर सीचन का जो रैंक आया था उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, मतलब वो इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल एक वेगनर स्टूडेंट है। गोंग शुआन तो अभी इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि तुम्हारा फादर इस बार वाइस प्रिंसिपल को यहाँ पे बुलाया है, तो तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा कि तुम्हारे प्लेस में और कोई ना आ पाए। गोंग शुआन की बातों को सुनने के बाद गोंगटिंग ज्यादा चिंता करने के लिए मना करता है और इसके साथ ही ये भी कहता है कि वो भी असिस्टेंट के अंदर अपना जो फुल पोटेंशियल है उसे यूज नहीं किया था, मतलब स्क्रीन पे उसका जो डी रैंक दिखाया गया था वो उसका असली पोटेंशियल नहीं था। और एग्जाम के टाइम पे वो इस बात को भी क्लियर कर देगा कि आखिरकार इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। गोंगटिंग की ये कहने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को रात के 11 बजे के सीन को दिखाए जाते हैं। सीचन अपने हॉस्टल के अंदर शावर ले रहा होता है। वो कहता है आज के दिन का हेवी वेट लेके जो रनिंग था 100 किलोमीटर का उसे वो कंप्लीट कर चुका है और थर्ड जो पैसों का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है, तो उसे जल्दी जल्दी से उसके रियल प्लान के ऊपर काम करना होगा। एग्जाम के अंदर फर्स्ट प्राइज को हासिल करके मैनेजर को जल्दी जल्दी से 1 मिलियन युआन लौटाना होगा। तो यहाँ पे सीचन नहाने के साथ इन सभी बातों को सोचते हुए अभी सो जाता है और जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है वो अपने आप को दोबारा से उसी टीमैन टावर के सामने देख पाता है। सीचन अभी धीरे धीरे करके टावर के दरवाजे के पास जाता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि लास्ट टाइम असेसमेंट के अंदर जब मैंने ग्रेवहाउंड किंग के पावर को यूज किया था तब उसका रैंक सी आया था, लेकिन जब मैंने एबाइसल फिंड की पावर को यूज किया था तब मेरा कोई एग्जैक्ट रैंक शो ही नहीं हुआ था। तो बेसिकली जो एबाइसल फिंड है और थर्ड जो लाइटनिंग एसेसियन वाली एबिलिटी है, इन दोनों के एग्जैक्ट रैंक के बारे में मुझे अभी तक नहीं पता और हो सकता है इन दोनों एबिलिटी की पोटेंशियल इस रैंक तक जाता हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उस पावर को यूज भी नहीं कर सकता। सीचन इन सभी बातों को बोलते हुए वो जो टाइम रिफ्ट की है उसे बाहर की ओर निकाल लेती है और उसे जैसे ही दरवाजे के सामने पकड़ता है तो दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। सीचन के सामने एक बड़ा सा किसी एक डंजन के गेट जैसा ओपन होता है। सीचन अपने मन में बस एक ही बात बोलता है, इस टावर ऑफ डार्कनेस के अंदर क्या है और ऐसी कौन सी चीज है जो कि मेरे लिए वेट कर रहा है। सीचन की इतना बोलने के साथ ही हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाते हैं, जहाँ पे समय सीचन उस गेट के थ्रू एक अलग जगह पे आ गया होता है और सीचन
अभी जैसे ही यहाँ पे अपना कदम रखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे यहाँ पे अपना खुद का बॉडी ही काफी ज्यादा हेवी लग रहा होता है और ऐसा कुछ ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है। बेसिकली इस जगह की जो ग्रेविटी है वो धरती से 10 गुना ज्यादा होती है। सीचैन यहाँ पे अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करता। उससे पहले ही सीचैन की खातिरदारी करने के लिए एक ब्लू कलर का पैंथम लाया जाता है और इस बिस्ट का रैंक सी होता है। मतलब उस चोमू यांगडी से भी ये नीला कलर का पैंथम लाइन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इस पैंथम लाइन के साथ सीचैन फाइट करने के लिए अपने क्लास को लाइटनिंग एसेसियन में स्विच कर लेता है और इसके साथ ही अपने हाथ में बिजली से एक वेपन भी बना लेता है। पैंथम सबसे पहले बहुत ही तेजी से आके सीचैन के ऊपर झपाटा मारता है, लेकिन यहाँ पे सीचैन थोड़ा सा झुक जाता है और पैंथम लाइन के अटैक को डॉज करने के बाद उसी वेपन से पैंथम के गले पर अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक पैंथम लाइन के गले में नहीं लगता, थोड़ा सा नीचे लग जाता है और होना क्या था, पैंथम लाइन इसी मौके का फायदा उठा के अपने पंजों से सीचैन को ही धर लेता है। पैंथम लाइन अपने जबड़े से सीचैन के गले के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन सीचैन उसके जबड़े के अंदर अपने हाथ को डाल देता है और इसके साथ ही अपने क्लास को दोबारा से स्विच कर लेता है और सीचैन का ऐसा करने के साथ ही उसके बॉडी से आंखों से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगता है। सीचैन देखते ही देखते पैंथम लाइन के ऊपर पलटा पार करके उसे जमीन के ऊपर पटक देता है और इसके साथ ही अपनी पावर को 600% तक इंक्रीज करके पैंथम लाइन के चेहरे के ऊपर काफी जोरदार एक पंच को मार देता है। देखते ही देखते इस जगह पे काफी जोरदार एक धमाका होता है और इससे जमीन भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाते हैं। पैंथम टायर का सिर यहाँ पे गायब हो जाता है, वो मारा जाता है। सीचैन को यहाँ पे 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और इससे वो लेवल 10 से सीधा 11 पे पहुंच जाता है और इस पैंथम लाइन के साथ फाइट करने के कारण अभी सीचैन भी काफी ज्यादा टायर्ड हो गया होता है। वो उसी जगह पे लेटे लेटे कहने लगता है कि कार्ड के अंदर हर एक स्टार स्टैट्स के मल्टीप्लायर को दर्शाता है। जितने ज्यादा स्टार्स क्लास चेंज के बाद उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। पुर्गाटोरी राक्षसा के पास ज्यादा स्टार्स है, इसलिए ओवरऑल एम्पलीफिकेशन भी ज्यादा है और क्लास चेंज के बाद इसका रैंक लाइटनिंग एसेसियन से ऊपर होना चाहिए। लेकिन एक बी रैंक के मॉन्स्टर से निपटने में मेरी सारी ताकत लग गई। लगता है मेरी दोनों करंट क्लासेस अभी तक बी रैंक की सीमा तोड़ नहीं पाई है। सीचैन अभी इन सभी बातों को तो कह ही रहा था, लेकिन वो अभी इस बात से भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि उसने इस पैंथम लाइन को तो मारा है, लेकिन इसके सिर के ऊपर कोई भी डेबोर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सीचैन काफी परेशान होते हुए इस बात को समझने लगता है कि शायद से ये जो पैंथम लायन है ये इस गेट के अंदर एक छोटा मोटा सा मॉन्स्टर है, मतलब जो बॉस है वो अभी भी जिंदा है। सीचैन की इतना समझने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि अचानक से इस जगह पे एक पोर्टल जैसा ओपन होने लगता है और उस पोर्टल के अंदर से और भी बहुत सारे बी रैंक के फैंटम लाइन बाहर की ओर आने लगता है और देखते ही देखते सभी के सभी फैंटम लाइन एक साथ मिलकर सीचैन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे सीचैन को चीर फाड़ने लगता है और यहाँ पे सीचैन को इन सभी के साथ फाइट बैक करने का कोई मौका ही नहीं मिलता और देखते ही देखते सभी के सभी फैंटम लाइन सीचैन को जिंदा ही चबा जाता है और यहाँ पे सीचैन को जो हेरोइक फील होता है वो तो क्या ही बोले। तो फाइनली सीचैन डार्क टावर के अंदर दम तोड़ देता है, लेकिन वो अभी जैसे ही रियल लाइफ में जाग उठता है वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा हाँफने लगता है। नींद के अंदर हुई चीजें उसे बहुत ही ज्यादा रियल लगता है। अभी सीन दोबारा से बदलता है। हम लोग को नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट एक जगह पे गैदर होकर रखे थे और इस जगह पे हम लोगों को बाकी टीचरों के साथ गोंग शुआन को भी देखने के लिए मिलते हैं और गोंग शुआन को देख के तो लग ही रहा है कि चारों से कोई खिचड़ी पका के आया है और यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट अभी इस बात को ही बोल रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने इस बात को सुना है कि हायर एप्स हम लोग के लाइव असेसमेंट कॉम्पैक्ट को देखने के लिए आ रहे हैं। तो एक और जन कहने लगता है कि हाँ तभी तो बोलूं कि इस बार का जो असेसमेंट है इसका नियम पिछली बार से इतना ज्यादा चेंज क्यों हुआ है। तो यहाँ पे ये सभी स्टूडेंट आपस में इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय गोंग शुआन सभी से कहने लगते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी का रैंक तुम लोग के हाथ में जो बैंड है उसके अंदर ऑलरेडी सेट किया गया है, तो तुम लोग उसके अंदर अपने अपने रैंक को एक बार चेक कर लो और इसके साथ ही रैंक के हिसाब से टीम अप कर लो। गोंग शुआन की बातों को सुनने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट अपने हाथ में जो बैंड है उसके अंदर रैंक को देखने लगता है, लेकिन इसी समय मालंग सीचैन के नाम को एकदम नीचे देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और तो उसका रैंक यहाँ पे ई भी दिखा रहा होता है। मालंग शक होते हुए सीचैन से पूछता है, हे आखिरकार तुम्हारा रैंक ई रैंक के लो टायर पे कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सीचैन खुद भी इस बात से काफी ज्यादा शॉक होकर रखा था क्योंकि उसे भी नहीं पता था आखिरकार यहाँ पे उसका रैंक इतना ज्यादा लो कैसे आया। इसी समय आसपास के और जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी आपस में ही बातचीत करने लगते हैं कि असेसमेंट टेस्ट के दौरान उसका रैंक तो सी दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका रैंक ई क्यों शो हो रहा है। तो इसका मतलब सच में ही उस टाइम पे जो डीमैन दिल था वो पूरी तरीके से खराब हो गया था। मैं तो यहाँ पे ये सोच रहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट गोंगटिंग की टीम में नहीं जा पाता हूँ तो डेफिनेटली उसकी टीम में ज्वाइन हो जाऊंगा, लेकिन देखो उसका रैंक तो ई के लोअर टायर पे है। सीचैन के रैंक को देखने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट आपस में ही इस तरीके से फुसुर फुसुर करके उसकी बुराई करने लगता है। लेकिन इस समय गोंगटिंग जो कि सीचैन के रैंक को देखने के बाद काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने लगता है क्योंकि उसे सच्चाई पता होता है
है कि सीचैन का रैंक ई नहीं बल्कि सी है। और यहाँ पे उसका जो रिश्तेदार है मतलब गोंगशुआन, उन्होंने ही जानबूझ के सीचैन के रैंक को इतना ज्यादा लो कर दिया है। और उनका एक हारने का कारण बस यही होता है कि सीचैन को अभी उसके रैंक के हिसाब से टीम अप करना पड़ेगा। और ई रैंक के हिसाब से अगर वो यहाँ पे किसी एक डंजन को क्लियर भी करता है तो उसे काफी ज्यादा कम पॉइंट मिलेगा। तो नेचुरली उसके पास जीतने का कोई भी चांस ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी को अपने अपने रैंक के हिसाब से टीम अप करने के लिए बोला जाता है। तो इस समय बहुत सारे स्टूडेंट गोंगटिंग के पास आके गोंगटिंग की टीम में ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसी समय एक लड़की गोंगटिंग से कहने लगती है कि मैं एक हिलर हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी टीम का ही मदद में आऊंगी। इसी समय एक मोटू कहने लगता है कि प्रेसिडेंट गोंगटिंग तुम मुझे अपने टीम में ले लो, मैं तुम्हारा कुत्ता बन के रहूंगी। अभी इन सभी स्टूडेंटों को इस तरीके से शोरगुल करता हुआ देखने के बाद गोंगटिंग का एक साथी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी पीछे हट जाओ, हम लोगों को हमारी टीम में बस एक ही जन चाहिए। तो इसी कारण ही हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही जन को ऐड कर सकते हैं। बेहे पर्सन की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को आधे घंटे बाद के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट अपने अपने रैंक के हिसाब से टीम अप कर लिया होता है। इसी समय एक दीवार के साइड में हम लोग को मालोंग और उसके साथियों को देखने के लिए मिलते हैं। मालोंग यहाँ पे थकाहारा हालत में कहने लगता है कि इवेन बार बार पूछने के बावजूद कोई भी हम लोग के साथ टीम अप नहीं करना चाहता और हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 ही है। तो अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो हम लोग इस ग्रेजुएशन टेस्ट को भी दे नहीं पाएंगे। और ये चीज कितना ज्यादा अजीब है कि सीचैन का रैंक इतना ज्यादा नीचे आ गया। यहाँ पे एक टीम को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसके अंदर एटलीस्ट 5 स्टूडेंट होनी चाहिए और उन 5 में से एक का रैंक ई के हायर टायर पे भी होना चाहिए। अभी का जो सिचुएशन है उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वे लोग जानबूझ के हम लोगों को ही टारगेट किया है। मालोंग की इन सभी बातों को सुनने के बाद सीचैन भी अपने मन में ही इन सभी बातों के बारे में सोचने लगता है। उसे अगर अपने प्लान के मुताबिक चलना है और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो उसको अभी ये सब कुछ होने से रोकना ही होगा, नहीं तो वो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज तो दूर की बात इस ग्रेजुएशन टेस्ट को भी नहीं दे पाएगा। और किसी टीम में ज्यादा मेंबरों का होने का मतलब ज्यादा मॉन्स्टरों को हंट कर पाना, तो इससे स्कोर भी ज्यादा मिलेंगे। सीचैन खड़े खड़े इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय एक लड़का सियांग झाओ के पास आके उसको उनके टीम में ज्वाइन होने के लिए पूछता है और इसके साथ ही उसके जो बाकी के 3 टीममेट हैं इंक्लूडिंग सीचैन भी उन सभी को यहाँ पे कचरा कह के बुलाता है। सीचैन उनकी बातों को सुनने के बाद गुस्सा तो बहुत होता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो अपने मन में ही कहने लगता है कि अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो यहाँ पे सिर्फ हम तीनों ही बचे रहेंगे और आखिरी में इस एग्जाम से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बेसिकली सीचैन को अभी यही लग रहा होता है कि सियांग झाओ अभी इन लोगों को छोड़ के उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टली ऐसा होता नहीं है। सियांग झाओ उन सभी से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि हम चारों ही एक साथ टीम अप करेंगे। तो वे लोग यहाँ से जाते हुए कहने लगता है जो करना है करो, लेकिन आखिरी में फेल ही तो हो जाओगे। अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय मालोंग स्क्रीन के ऊपर नामों को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो कहने लगता है कि इस वक्त सिर्फ कुछ ही ई रैंक के हायर टायर का स्टूडेंट बचा हुआ है, लेकिन इनमें से कोई भी हम लोग के साथ टीम अप करना नहीं चाहता। मालोंग इन सभी बातों को कह ही रहा था। इसी समय सीचैन जैसे ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करके गोंगशुआन की ओर देखता है तो वो यहाँ पे गोंगशुआन के रैंक को देख पाता है जो कि होता है सी के मिड टायर। और अभी सीचैन जैसे ही गोंगशुआन के नाम को देखता है तो वो समझ जाता है कि दोनों ही एक ही फैमिली की चड्डी बड्डी है। सीचैन मामले को अच्छे तरीके से समझ लेता है और इसके साथ ही अपनी जो लाइटनिंग एसेसियन वाली स्किल है उसे एक्टिवेट करके सामने की ओर जाने लगता है। और सीचैन यहाँ पे अपने मन में बस एक ही बात बोलता है, मुझे यहाँ पे पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मालोंग सीचैन की करतूत को देखने के बाद उससे पूछने लगता है ड्यूड आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे सीचैन कुछ भी ना बोलता हुआ एकदम सीधा सामने की ओर जाने लगता है गोंगटिंग की ओर। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी का एक ट्रेडिशनल नियम है जहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम किसी को भी 1v1 डुएल के लिए बोल सकता है और इससे वो अपनी एबिलिटी को अच्छी तरीके से दिखा सकता है। अभी तो गोंगटिंग भी सीचैन को अपनी ओर आता हुआ देखने के बाद इस बात को समझ जाता है कि वो उसके साथ डुएल करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को इन दोनों के बीच डुएल होता हुआ दिखता उससे पहले लिंग यू यहाँ पे आ जाती है और पूछने लगती है सीचैन क्या तुम अपनी टीम में अभी भी मेंबरों को ऐड कर रहे हो? मैं भी इस साल का जो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मैं बहुत पहले मिडिल स्कूल में डी रैंक को अचीव किया था, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी टीम के लिए कोई भी बोझ नहीं बनूंगी। लिंग यू को सीचैन के साथ बात करते हुए देखने के बाद तीनों के तीनों चोमू ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंग यू की बातों को सुनने के बाद गोंगटिंग तो काफी शौक होता है, लेकिन उसका साइड वाला लौंडा चिल्लाते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये सभी बकवास क्यों कर रही है। लिंग यू को यहाँ पे अचानक से देखने के बाद आसपास के स्टूडेंट आपस में ही बातें करने लगते हैं कि लिंग यू इसकी आइडेंटिटी काफी रहस्यमयी है और क्या वो सच में ही हम लोग के स्कूल के एग्जामिनेशन को देना चाहती है। इसी समय गोंगशुआन काफी परेशान होता हुआ लिंग यू से कहने लगते हैं कि मिस लिंग यू तुम एक एक्सचेंज स्टूडेंट होने के तौर पे हम लोग के स्कूल का जो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेंट नहीं ले सकती। और सबसे बड़ी बात, इस स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद तुमने अभी तक रैंक असेसमेंट दिया ही नहीं। मैंने तुम्हारे करंट रैंक को साबित करने वाली कोई टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं देखी। अगर हम तुम्हें इस एग्जामिनेशन में बैठने थे तो ये सीधा रूल के खिलाफ होगा। गोंगशॉन इन सभी बातों को कह ही रहे थे। इसी समय यहाँ पे एकदम गोश्त की तरह टेलीपोर्ट होके प्रिंसिपल आ जाते हैं। कहने लगते हैं कि डायरेक्टर गोंगशॉन एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन इस समय मालोंग अचानक से अपने साइड में प्रिंसिपल को प्रकट होता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। और रही बात गोंगशॉन की, वो यहाँ पे प्रिंसिपल को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी प्रिंसिपल लिंगियो से पूछने लगते हैं कि लिंगियो, तुम तो कुछ ही दिनों के लिए हम लोग के स्कूल में आई हो, तो आखिरकार तुम अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे इन्वॉल्व कर लिए? लिंगियो, अगर तुम इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हो तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं रहेगा। और क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि स्टूडेंटों को अपनी खुद की एबिलिटी और स्किलों को दिखाना चाहिए? यहाँ पे प्रिंसिपल की बातों को सुनने के बाद लिंगियो बोलती है, अरे यार ये कितना ज्यादा शर्मनाक है। इसी समय सीचन अपनी स्किल को यूज करके प्रिंसिपल और इसके साथ लिंगियो की जो एबिलिटी है, मतलब जो रैंक है, उसे देखने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सीचन इन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं देख पाता, सब कुछ क्वेश्चन मार्क दिखा रहा होता है। तो जो भी है, अभी प्रिंसिपल की बातों को सुनने के बाद इसी समय गोंगशॉन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि हाँ, प्रिंसिपल एकदम सही कह रहे हैं। हम लोगों के स्कूल का एक प्रेस्टीज है और हम लोग अच्छी तरीके से नियमों का फॉलो करते हैं। गोंगशॉन की बातों को सुनने के बाद प्रिंसिपल दोबारा से कहने लगते हैं कि नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में हमारा मिशन है सबसे बेहतरीन अवेकनर्स को तैयार करना और उन्हें एक उत्तम मंच देना ताकि वो अपनी प्रतिभा दिखा सके। और इन सभी चीजों का बस एक ही मोटिव है कि दुनिया को लगातार और भरोसेमंद तरीके से प्रतिभाशाली अवेकनर्स मिलती रहे। ग्रेजुएशन बैटल एग्जाम दशकों पुरानी परंपरा है और हमारे स्टूडेंट्स की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स में से एक। और अगर हमारे स्टूडेंट्स किसी खास परिस्थिति की वजह से ये मौका खो दे तो हमारा स्कूल अपनी रेपुटेशन कैसे बनाए रखेगा? यहाँ पे प्रिंसिपल की बातों को सुनने के बाद गोंगशॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। बेचारा समझ जाते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल इनडायरेक्टली उन्हें ही ये सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन गोंगशॉन को अभी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार प्रिंसिपल एक साधारण सा लड़के के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अभी इस बात के लिए गोंगशॉन प्रिंसिपल के साथ बहस तो नहीं कर सकता। तो वो इस वक्त गोंगटिंग की ओर देखते हुए अपने मन में ही उसे सॉरी बोल देता है कि वो आगे उसकी और मदद नहीं कर सकता। तो आगे जो भी होगा उसे खुद ही देखना पड़ेगा। गोंगशॉन अपने मन में इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अपने प्रिंसिपल के सामने झुकते हुए प्रिंसिपल से बोलने लगते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और इसके साथ ही इस बात को भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगर किसी भी टीम में 5 मेंबर हो या ना हो और ई रैंक का कोई हायर टायर प्लेयर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग टीम अप करके एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और गोंगशॉन की इतना बोलने के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। गोंगशॉन की बातों को सुनने के बाद यहाँ पे सीचन अपने लौंडे पौंडे के साथ टीम अप कर लेता है। और यहाँ पे मालोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए सीचन से बोलने लगता है कि सीचन, तुम ही हमारी टीम का कैप्टन बनोगे। इसी समय प्रिंसिपल लिंग से बोलने लगते हैं कि मैंने जैसा इमेजिन किया था, तुम्हारा इंटरेस्ट तो सीचन के प्रति उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ गोंगटिंग है, दूसरी ओर सीचन, जहाँ पे गोंगटिंग इस स्कूल के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को लीड करने वाला है। दूसरी ओर सीचन, जो कि अपने रूममेट्स के साथ ही टीम अप किया है, जो लोग इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर है। मैं अपने आप को सोचने में नहीं रोक पा रहा हूँ, आखिरकार वे लोग कौन से डंजन को चूज करेंगे और तब वे दोनों अपने अपनी टीमों के साथ कितने स्कोर करेंगे। प्रिंसिपल यहाँ पे ऐसा भी बातें बोली रहे थे। इसी समय एक टीचर अपने हाथ में टैब को देखते हुए कहने लगते हैं कि तो जैसा कि तुम सभी अपने अपनी टीम बना चुके हो, तो एक काम करो, जल्दी जल्दी से अपने अपने हिसाब से एक एक डंजन को चूज कर लो। ये टीचर यहाँ पे ऐसा भी बातें बोली रहे थे। इसी समय डिंग करके एक नोटिफिकेशन आता है। टीचर बेहद ही शॉक हो जाता है, कहने लगते हैं कि अरे, एक टीम ऑलरेडी अपने लिए एक डंजन को चूज कर लिया है। सभी के सभी स्टूडेंट इस चीज को देखने के बाद बेहद ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिस टीम ने सबसे पहले डंजन को चूज किया होता है वो और किसी की नहीं, सीचन की ही होती है। इन लोगों की आंखें तब फट के बाहर आती है जब ये लोग देखते हैं कि सीचन ने बहुत ही पावरफुल एक डी रैंक के डंजन को चूज किया है। सीचन को इतना जल्दी इतना ज्यादा खतरनाक एक डंजन को चूज करता हुआ देखने के बाद मालोंग, शियांग झाओ एंड सियांग यू ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वे लोग डरते हुए और चिल्लाते हुए सीचन से पूछने लगते हैं कि सीचन, क्या तुम्हें कोई भी रियलाइजेशन है कि आखिरकार तुमने किस डंजन को चूज किया है? लेकिन यहाँ पे सीचन बिल्कुल शांत रहता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है, क्योंकि उसको यहाँ पे ये बात पता होता है कि वो बहुत ही आराम से एक डी रैंक के डंजन को क्लियर कर लेगा। इसी समय नरेटर हम लोगों से जो स्कूल एग्जामिनेशन है उसके बारे में बताने लगते हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट अपने अपनी टीम बना के जिंदगी में पहली बार एक रियल डंजन के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पे वे लोग रियल मॉन्स्टरों के साथ फाइट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंटों को इसी हिसाब से क्रेडिट मिलेंगे कि वे लोग डंजन के अंदर जाके कितने सारे मॉब्स एंड कितने सारे मॉन्स्टर लॉर्ड को मार पाते हैं। अभी तो हम लोगों को पॉइंट्स के बारे में भी दिखाई जाते हैं। अगर कोई टीम डंजन के अंदर जाके जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी को ही मार पाता है तो उनको 10 पॉइंट्स मिलेंगे और हर एक मॉन्स्टर के किल के साथ एक एक पॉइंट मिलेंगे।
इसी तरह ही अगर कोई टीम बॉस को मार पाता है तो उसे मैक्सिमम 20 पॉइंट मिलेंगे, और अगर कोई टीम डंजन को एक परफेक्ट टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाता है, मतलब 1 घंटे के अंदर अगर कोई टीम डंजन रेड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाता है तो उन्हें और एक्स्ट्रा 20 पॉइंट मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर एक डंजन के अंदर सेम पॉइंट मिलेंगे, हर एक डंजन की डिफिकल्टी के अनुसार हर एक को अलग अलग पॉइंट मिलेंगे। जैसा कि F रैंक का अगर कोई डंजन हुआ तो वहाँ पे कोई टीम जाके सबसे ज्यादा 75 पॉइंट ही कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन दूसरी ओर अगर E रैंक का डंजन हुआ तो उस हिसाब से 100 पॉइंट वे लोग कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा हाई रैंक होगा उतना ही ज्यादा हाई स्कोर करने का चांस रहेगा। तो जो टीम सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेगा वो टीम इंपीरियल गिल्ड की तरफ से एक ऑफर रिसीव करेगा, और टीम के अंदर जो सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेगा, मतलब जो MVP बनेगा, उसको सीधा मैनेजमेंट पोजीशन पे अपॉइंटेड किया जाएगा और इनाम के तौर पे उसको 1 लाख ईवान दिया जाएगा। नरेटर की ये सभी बातें बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोगों को 2-3 स्टूडेंटों को अपने अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ देखता हुआ ये सभी बातें बोलते हुए सुनाई देती है कि आज तक इस स्कूल के अंदर जितने भी लोग हाई स्कोर किए हैं वो 90 स्कोर से ज्यादा नहीं है, और जिसने इस हाई स्कोर को सेट किया है वो और कोई नहीं, वो इंपीरियल गिल्ड का गिल्ड लीडर है। ई रैंक के डंजन ही काफी ज्यादा टफ है, और अगर तुम ई रैंक के थोड़ा ऊपर की और डंजन में जाना चाहते हो तो तुम्हारी टीम में एटलीस्ट 3 डी रैंक के प्लेयर तो होना ही चाहिए। और लगता है इस बार गॉन्गटिंग अपनी टीम के साथ जो हाई स्कोर सेट किया गया था 90, उसे इस बार पार कर देगा। वे लोगों की ये बोलने के साथ ही अभिस्थिन दोबारा से उसी जगह पे आता है जहाँ पे जो टीचर है वो इस वक्त सीचैन को डी रैंक के डंजन को चूज करता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार सीचैन की टीम ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब ई रैंक के होने के बावजूद एक डी रैंक के डंजन को कैसे चूज कर सकता है। इस वक्त स्क्रीन पर सीचैन के नाम के नीचे वेटिंग टीम कंफर्मेशन लिखा हुआ आता है, मतलब यहाँ पे सीचैन को भी अपने बाकी तीनों साथियों का भी परमिशन लेना होगा कि वे लोग भी डी रैंक के अंदर जाना चाहते हैं। मालूम यहाँ पे सीचैन को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, थोड़ा लो रैंक के डंजन को चूज करे, लेकिन यहाँ पे सीचैन बिल्कुल भी नहीं सुनता। और दूसरी ओर एक कोने में बैठ के सियांग झाओ अपने सिर को पकड़ के रोते हुए कहने लगता है कि तुम सभी साइको हो एक नंबर के, हे भगवान आखिरकार मैं ऐसी साइको की टीम में कैसे आ गया। देखते ही देखते इन तीनों के ब्रेसलेट पे एक एक करके नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारा कैप्टन डी रैंक के डंजन को चूज किया है, क्या तुम लोग इसे कंफर्म करना चाहते हो। अभी मालोंग दोबारा से सीचैन को समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो डी रैंक का मतलब तो जानता है ना, वहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल बीस्ट आएंगे जिन्हें कि हम लोग कभी भी मार ही नहीं पाएंगे। तो इस समय सीचैन बोलता है कि मुझे पहले से पता है और मैं इस चीज के बारे में पहले ही सोच चुका हूँ। सीचैन की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलते हैं कि गॉन्गटिंग ने भी डी रैंक के डंजन को चूज किया होता है, और यहाँ पे उसके जितने भी साथी हैं वे सब भी इस बात को कंफर्म कर देते हैं, मतलब वे सब भी डी रैंक के डंजन के अंदर जाने के लिए उत्सुक है। गॉन्गटिंग को डी रैंक के अंदर चूज करता हुआ देखने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, होली शिट, एक और डी रैंक के डंजन को चूज किया है, ओ माय गॉड, इस साल तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसी समय गॉन्गटिंग के पीछे खड़ी हुई एक लड़की, मतलब घुंघरालो भैंस की टंग, ये मैगी बालों वाली लड़की सीचैन की टीम की ओर देखते हुए बोलने लगती है कि आखिरकार वे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपने अपने एबिलिटी को नहीं जानते। उन लोगों को ये बात पता है कि अगर वे लोग डी रैंक के डंजन के अंदर जाएंगे तो वे लोग डेफिनेटली मारा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अटेंशन को गैदर करने के लिए वे लोग ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं। तो इस वक्त साइड वाला एक चश्मिश लौंडा कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके टीममेट एक डी रैंक के डंजन के अंदर जाने के लिए उसको कॉन्फर्मेशन देंगे। इतना बोलने के साथ ही अभी ये दोनों फिस करके हंसने लगता है। सीन चेंज हो जाता है, कुछ देर बाद के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय मालूम सीचैन की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि सीचैन कुछ दिनों से अजीब तरीके से बिहेवियर कर रहा है, और अभी उसका जो ठंडापन है उसे देख के ऐसा ही लगता है कि वो डी रैंक के डंजन को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो डंजन को आसानी के साथ जीत पाएगा। फिर क्या इस समय मालूम बिना किसी देरी किए डी रैंक के डंजन को कॉन्फर्मेशन कर लेता है, और देखते ही देखते मालूम के साथ साथ सियांग यू भी कॉन्फर्म कर देता है। लेकिन इस समय सियांग झाओ जो कि इन दोनों की करतूतों को देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, चिल्लाते हुए और भड़कते हुए मालूम एंड सियांग यू से बोलने लगता है कि क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो, क्या तुम दोनों डी रैंक के डंजन के अंदर जाके मारना चाहते हो। लेकिन इस समय सियांग झाओ इतना बोलने के साथ ही खुद भी इस एक्सेप्ट को कॉन्फर्म कर लेता है, मतलब यहाँ पे वो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि चलो देखते हैं किसके गोटे में कितना दम है। तो अभी देखते ही देखते सीचैन की टीम भी डी रैंक के डंजन के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है। बेचारा सीचैन जो कि कुछ देर पहले सोच रहा था कि शायद से उसका टीममेट उसे धोखा दे देगा, कंफर्म नहीं करेगा, लेकिन वो इस वक्त खुश होते हुए बोलने लगता है कि मुझे माफ करना साथी हो, मैं MVP बनने के लिए डी रैंक के डंजन को चूज किया, तो चलो हम लोग डी रैंक के डंजन को जीतेंगे और यहाँ पे टॉप स्कोर भी करेंगे। सीचैन की बातों को सुनने के बाद यांग टीम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ सीचैन से बोलने लगता है कि जो MVP है वो मेरा होगा। गॉन्गटिंग की बातों को सुनने के बाद सीचैन जीरो रिएक्शन के साथ उसकी चेहरे की ओर चाहत से देखता है। तो इस समय गॉन्गटिंग
गोंगटिंग दोबारा से सीचैन की ओर देखता हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सीचैन से बोलने लगता है कि अगर इस स्कूल के अंदर कोई सबसे ज्यादा ताकत पड़े तो वो मैं हूँ, ना कि तुम। लिंग यू भी गोंगटिंग का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फाइनली गोंगटिंग और सीचैन के बीच का जो बैटल है वो चालू हो चुका है। प्रिंसिपल खुद भी इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि आजकल के बच्चे काफी ज्यादा इनक्रेडिबल और तो और पूरी तरीके से फेयरलेस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे लिंग यू इस बात को सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिरकार सीचैन ने डी रैंक के डंजन को क्यों चूज किया। उसके साथियों के हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि अगर सीचैन का रैंक सी पे हुआ तो क्या हुआ, फिर भी वो डी रैंक के डंजन को अकेला कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा। और अभी हम लोगों को यहाँ पे ये बात पता चलता है कि अगर कोई टीम डी रैंक के डंजन को पूरी तरीके से परफेक्ट स्कोर के साथ क्लियर कर पाता है तो उस टीम को मैक्सिमम 150 पॉइंट मिलेंगे, जो कि बाकी के रैंकों से काफी ज्यादा है। लेकिन अभी सीचैन के पास दिक्कत की बात यह है कि उसके जितने भी टीममेट हैं वो सभी ई रैंक के हैं। तो आखिरकार वे लोग डी रैंक के डंजन के अंदर जाके कैसे सर्वाइव करेंगे, एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिंग यू की बातों से प्रिंसिपल को घंटा पे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है, बल्कि वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी ये मैच चालू होने में 1 महीने के आसपास टाइम बाकी है, तो तब देखा जाएगा। हालांकि इतने कम टाइम के अंदर नेसेसरी कैपेबिलिटी को डेवलप करना पूरी तरीके से नामुमकिन है। प्रिंसिपल के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। धीरे धीरे करके टाइम बीतता है। जितने भी स्टूडेंट है वे लोग कॉम्बैट सिमुलेशन के अंदर आके अपना अपना प्रैक्टिस करता है। लेकिन सीचैन कोई भी कॉम्बैट सिमुलेशन के अंदर ना जाके तीनों चोमू को हर रोज ग्राउंड पे लेके आता है और हर रोज काफी ज्यादा मेहनत करवाता है। मालोंग इस वक्त सीचैन को ये सभी चीजें करवाने का कारण पूछता है। तो इस समय सीचैन इन सभी से बोलने लगता है कि हम लोग चाहे कॉम्बैट सिमुलेशन के अंदर अपने अपने एलिमेंटल एबिलिटी को कितना भी ज्यादा ट्रेनिंग करवा लें, वो रियल कॉम्बैट के अंदर बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज आखिरकार में एक सिमुलेशन जो है। तो जब तुम लोग कोई एक पावरफुल डंजन के अंदर एंटर करोगे तब सिमुलेशन के अंदर हुई कोई भी चीज तुम लोग की काम में नहीं आएगी। एक साथ रह के फाइट करना भी काम में नहीं आएगी, बस एक ही चीज काम में आएगी तब, और वो चीज है इंस्टिंक्ट। और ये चीज तब भी मुमकिन है जब तुम लोग अपने बॉडी को मतलब अपने अपने फिजिक को अच्छी तरीके से निखारोगे। और इसी कारण हम लोग यहाँ पे अपनी जो फिजिकल पावर है उसे ही बढ़ा रहा है इंस्टिंक्ट के लिए। और इन सभी चीजों के लिए बस एक ही इफेक्टिव ट्रेनिंग है, वो है एक्चुअल डंजन के अंदर जाके अच्छी तरीके से फाइट करना। लेकिन हम लोगों की तरह नॉर्मल स्टूडेंटों के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वही लोग एक्चुअल डंजन के अंदर जाके ट्रेनिंग को कर सकते हैं जिन लोगों की स्टेटस काफी ज्यादा हाई है। और यहाँ पे सीचैन इनडायरेक्टली इन सभी को गोंगटिंग के बारे में ही बता रहे होते हैं कि वो किस तरीके से अपनी टीम के साथ रियल डंजन के अंदर जाके रियल एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है। अभी सीचैन की बातों को सुनने के बाद सियांग झाओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते है। सीचैन से पूछने लगता है कि सीचैन आखिरकार हम लोग अब क्या करें। तो इस समय सीचैन बोलने लगता है कि अगर हम लोग को ये सभी चीजें सरपास करना है, स्कूल में लगाई हुई ये बैरियर को तोड़ना है, तो हम सभी को इंपीरियल गिल्ड के अंदर जाना होगा। और ये जो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन है यही हम लोग के लिए हर एक चीजों को सरपास करने का एक आखिरी मौका है, और ये मेरे लिए भी बेस्ट चांस है उन सभी को सरपास करने का। और इसलिए मैं इस एग्जाम के दौरान मेरा एब्सोल्यूट बेस्ट दूंगा, जिससे कि मैं इस प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। और चाहे जो भी हो जाए हम लोग ही इस एग्जाम के अंदर जीतेंगे। सीचैन की इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से बदलता है। हम लोग को एग्जाम चालू होने से 15 दिन पहले के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय सीचैन दोबारा से उसी जगह पे आके वो सभी पैंथरों के साथ फाइट कर रहा होता है। और वो पिछली बार की तरह इस बार भी सिर्फ मार ही खाता है, एक भी पैंथर को मार नहीं पाता। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। एग्जाम शुरू होने से 10 दिन पहले के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय सीचैन अपने बाकी 3 साथियों के साथ भारी भारी बैग लेके दौड़ रहा होता है। तो बेसिकली सीचैन दिन में इन सभी के साथ ट्रेनिंग करता और रात में सपने के अंदर उन सभी जानवरों के साथ फाइट करता। और गोंगटिंग भी अपने ट्रेनिंग को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया होता है। इस वक्त वो एक एक स्लैश में एक एक मॉन्स्टर को भी मार पा रहा होता है। इसी तरीके से दिन बीतता है, वे सभी कंटिन्यूअसली अपने अपने ट्रेनिंग को करते हैं। और इस वक्त गोंगटिंग भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया होता है। लेकिन सीचैन भी किसी से कम नहीं था, वो उन सभी पैंथरों को भी मार देता है और बोलता है कि तो फाइनली अब टाइम आ चुका है असली बैटल का। डेट 17 जून साल 2197। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए सभी लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, द ग्रेजुएशन बैटल एग्जामिनेशन। इस दिन के शुरू में ही हम लोग को एक ड्रोन को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सभी से बोल रहे होते हैं कि हेलो मैं एक ड्रोन हूँ और मैं ही डंजन के अंदर तुम सभी एग्जामिनरों को एग्जामिन करूंगा। इसी समय सीचैन और उसके चामुंडो को देखने के लिए मिलते हैं, जो लोग अपने अपने गियरों को पहन के एकदम किसी ऑर्केस्ट्रा की तरह ही लग रहे होते हैं। ड्रोन अभी इन सभी को आखिरी बार के लिए बोल देता है कि तुम लोग अपने अपने गियरों को अच्छी तरीके से कस के पहन लो, ताकि बाद में जाके फाइट के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। ड्रोन की इतना बोलने के साथ ही देखते इन सभी के सामने एक बिजली जैसा दरवाजा ओपन होने लगता है। और इसी सीन के साथ ही सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को स्कूल के बाहर का सीन दिखाई जाते हैं, जहाँ पे लंबी लंबी गाड़ियाँ के रुकी हुई होती है। देख के तो पता ही चल रहा है कि वीआईपी लोग आए हैं इस बार की ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन को देखने के लिए। और अभी गाड़ी से एक पर्सन उतारता भी है, जिनके पास अभी प्रिंसिपल आके बोलने लगते हैं कि बहुत दिन हो गए चेयरमैन कॉन्ग। तो इस समय ए पर्सन प्रिंसिपल से बोलने लगते हैं कि
अरे यार मुझे माफ करना तुम्हें इतनी देर तक वेट करवाने के लिए। तो अभी हम लोग को जानने के लिए मिलते हैं कि ये जो पर्सन है इनका नाम गोंग लिन होता है और इंपीरियल गिल्ड का को फाउंडर है और तौर गोंगटिंग के पिता भी। अभी तो हम लोगों को छत के ऊपर और भी बहुत सारे स्टूडेंटों को देखने के लिए मिलते हैं जो लोग इस वक्त झक झक के गोंगटिंग के पिता को देख रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे बाप रे ये पर्सन तो कितना ज्यादा हैंडसम है। गाइस लगता है इन लोगों को एड्रेनोक्रोमैटिन के बारे में नहीं पता, एप्स्टीन फाइल नहीं पढ़ा होगा शायद से। अभी हम लोग को एक और कार को देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी लंबी होती है। प्रिंसिपल एंड गोंगलिंग अभी उसी कार के पास जाके खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते कार के अंदर से अभी एक पर्सन बाहर की ओर आता है और ये जो पर्सन है ये गोंगटिंग के पिता से भी काफी हायर पोजीशन पे होता है और इनका नाम होता है कार्ल कैवेंडिश, ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन का वाइस चेयरमैन। कार्ल को यहाँ पे देखने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। उन लोगों की आंखें फट फट के बाहर की ओर आने लगते हैं। अभी इन सभी स्टूडेंटों को ये बात समझ में आ रहा है आखिरकार बिल्डिंग को खाली क्यों किया गया था और यहाँ पे कार्ल इतना ज्यादा फेमस एक पर्सन है, इनको जिंदगी में एक बार देख पाना भी काफी ज्यादा लक की बात होती है। देखते ही देखते अभी प्रिंसिपल, कार्ल, उसके सेक्रेटरी और इसके साथी गोंगलिन को बिल्डिंग के अंदर लेके जाने लगते हैं क्योंकि जो एग्जामिनेशन का लाइव स्ट्रीम है वो कुछ ही समय के अंदर चालू होने वाला है। सीना भी बिल्डिंग के अंदर की ओर आता है जहाँ पे इस समय जो गोंगसुआन है वो सभी से बोल रहे होते हैं कि इस एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 118 स्टूडेंट है और इनमें से 23 टीम F रैंक के डंजन को चूज किया है और बाकी 3 टीम E रैंक के डंजन को चूज किया है एंड फाइनली जो 2 टीम रह गई है वे लोग D रैंक के डंजन को चूज किए हैं। गोंगसुआन की इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद सिगरेट नाम का एक लड़की जो कि ग्लोबल गिल्ड फेडरेशन का सेक्रेटरी जनरल होती है वो कहने लगती है कि तो फाइनली किसी ने D रैंक के डंजन को चूज किए है, मजा आएगा देखने में। सिगरेट तो अभी ये भी पूछने लगती है हालांकि वे लोग D रैंक के डंजन को चूज किए हैं लेकिन ये बात भी सच है कि D रैंक के डंजन प्रोफेशनल गिल्ड मेंबर भी क्लियर करने में टकमहा जाती है। क्या तुम लोगों ने डंजन के डिफिकल्टी के बारे में उन्हें बता चुके हो? तो गोंगसुआन इस बात के रिप्लाई में हाँ ही बोलते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर एक F रैंक के डंजन के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट अपने मुक्के से ही एक F रैंक के मॉन्स्टर को मार गिराता है और जैसे ही F रैंक के मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है वैसे ही यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टरों का लॉर्ड आ जाता है। इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को इस बार E रैंक के डंजन के और का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय हम लोग को काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टरों को देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे E रैंक का डंजन F रैंक के डंजन से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब काफी ज्यादा। और यहाँ पे इस चीज को आप लोग यहाँ पे जो मौजूद स्टूडेंट है उन सभी के चेहरे को देख के अंदाजा तो लगा ही सकते हो। अभी तो एक स्टूडेंट डर के मारे कोने में छिपते हुए कहने लगता है कि हे भगवान आखिरकार एक E रैंक का डंजन इतना ज्यादा हार्ड कैसे हो सकता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बदतर है। अभी स्क्रीन के ऊपर ये सभी चीजें देखने के बाद सिगरेट स्टूडेंटों की सेफ्टी के बारे में पूछने लगती है तो इस समय गोंगसुआन बोलने लगते हैं कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि इन लोगों की सेफ्टी के लिए बाहर इंपीरियल गिल्ड के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अगर किसी भी डंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वे लोग जाके सभी को बचा लेंगे और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है और अगर स्टूडेंट खुद ही हार मानना चाहता है तो वे लोग ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट होके बाहर आ जाएंगे। और ऐसा अभी हम लोग को देखने के लिए भी मिलते हैं E रैंक के डंजन के अंदर। अभी जैसे ही स्पाइडर मॉन्स्टर इन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वे सभी अपने हाथ में जो ब्रेसलेट है उसके अंदर बोलने लगते हैं कि मैं क्विट करना चाहता हूँ और देखते ही देखते वे लोग टेलीपोर्ट होके बाहर की ओर आ जाता है। सीक्रेट अभी ये सभी चीजें देखने के बाद बेहद ही शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि इतना ज्यादा डिफिकल्टी होने के बावजूद आखिरकार 2 टीम D रैंक के डंजन को कैसे चूज कर सकती है, क्या उन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अकल नहीं है? लेकिन जो भी हो मैं उन लोगों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। सीक्रेट की इस बात को सुनने के बाद अभी गोंगसुआन भी अपने मन में बोलने लगते हैं कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वे लोग किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है और सीचैन की टीम कितनी देर तक डंजन के अंदर टिक पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे गोंगसुआन को यही लग रहा होता है कि सीचैन की टीम बहुत ही जल्दी विड्रॉ कर लेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वो क्यों, आगे आगे देखो। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे वे लोग चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे सामने की ओर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और पेड़ के ऊपर हम लोगों को बहुत सारे डीमन मंकी को भी देखने के लिए मिलते हैं। और खास बात ये होती है कि ये सभी डीमन मंकी D रैंक के होते हैं और आसमान में उड़ भी सकते हैं। सीचैन अभी सभी को सावधान होने के लिए बोल देता है और ये भी बोल देता है कि ये सभी डीमन मंकी अपनी स्पीड के लिए ज्यादा जाना जाता है। सीचैन के इतना बोलने के साथ ही यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए भी मिलते हैं कि ऊपर से सभी के सभी डीमन मंकी एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। सीचैन चिल्ला तो है, सभी से बोलता है कि जल्दी से अपने आप को बचाओ। सीचैन के इतना बोलने के साथ ही अभी तीनों के तीनों नमूने बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डीमन मंकियों से अपने आप को बचाता है। सियांग झाओ अभी थोड़ा सा हाँफते हुए बोलने लगता है कि अरे क्या हम लोगों ने D रैंक के मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया? दूसरी ओर मालंग बोलता है मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। वे लोग हाँफते हुए ये सभी बातें बोल ही रहे थे। इसी समय सियांग झाओ सामने की ओर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस वक्त सीचैन ने जितने भी डीमन मंकी अटैक करने के लिए आए थे उन सभी को ही मार दिया होता है।
सीचन अभी इन सभी से बोलने लगता है कि तुम लोग की जो करंट स्ट्रेंथ है वो इन सभी मॉन्स्टरों के साथ फाइट करने में बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो एक काम करो, तुम लोग सबसे पहले अपने आप को बचाओ और बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। इतना बोलने के साथ ही सीचन बहुत स्पीड के साथ डिमैन मंकियों के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर इस समय मा लोंग, सियांग झाओ एंड सियांग यू तीनों ही बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से डिमैन मंकियों के अटैकों को डॉज कर रहा होता है। इसी तरीके से अटैकों को डॉज करते करते इस समय सियांग झाओ एक पेड़ के साथ जा टकराता है। सियांग झाओ को अभी चीजें समझ में आती है कि आखिरकार सीचन ने उन लोग को उस तरीके से ट्रेनिंग क्यों दिया था ताकि वे लोग डंजन के अंदर आके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और सीचन ने पहले से इन लोगों से कोई भी मदद की उम्मीद नहीं की थी। सियांग झाओ अभी परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि डैम इट, मैं पूरे समय तक ड्रॉम के अंदर इन सभी के मालिक की तरह बिहेवियर करता था, लेकिन अभी देखो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर उम्मीदें टिकाई बैठी हूँ। सियांग झाओ अभी तो सीचन को बहुत ही खतरनाक तरीके से और बहुत ही फुर्ती के साथ सभी के सभी डिमैन मंकियों को मारता हुआ देखने के बाद अपने मन में ही दोबारा से बोलने लगता है कि उस दिन मा लोंग ने सीचन की पावर के बारे में हम लोगों से बोल रहा था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से सीचन की पावर को देख रहा हूँ। सच में सीचन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट है। हो ना हो सीचन अभी यहाँ पे 100 से भी ज्यादा डिमैन मंकियों के साथ फाइट कर रहा है, वो भी अकेले, और हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सियांग झाओ अपने मन में ये सभी बातें सोचते हुए बेहद ही गुस्सा हो रहा होता है। सियांग झाओ गुस्सा होते हुए ये सभी बातें अपने मन में सोच ही रहा था। इसी समय एक और डिमैन मंकी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। तो इस समय मा लोंग चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से अपने आप को बचाओ। मा लोंग की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे सियांग झाओ डिमैन मंकी के अटैक को डॉज तो करता है, लेकिन वो इस वक्त अपनी जो फायर एबिलिटी है उसे एक्टिवेट करके डिमैन मंकी के पैर को पकड़ लेता है। सियांग झाओ अभी बोलने लगता है कि हे मा लोंग और सियांग यू, हम लोग यहाँ पे किसी मरे हुए इंसान की तरह नहीं रह सकते और अकेले सीचन के ऊपर सारा का सारा बोझ नहीं दे सकते। और ये सिर्फ उसी का ही ग्रेजुएशन असेसमेंट नहीं है, ये हम लोगों का भी ग्रेजुएशन असेसमेंट है। सियांग झाओ की बात को सुनने के बाद इस समय सियांग यू अपनी एबिलिटी को यूज करने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारे वाइन डिमैन मंकी को जाके जकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे ये डिमैन मंकी इन लोगों की पावर के हिसाब से काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो बहुत ही आसानी के साथ सभी के सभी लताओं को तोड़ देता है और इस झटके में बेचारा सियांग झाओ भी काफी दूर जा गिरता है। सियांग यू एक पल के लिए काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इसी समय जो मा लोंग है वो अपनी फ्रोजन वाली एबिलिटी को यूज करके डिमैन मंकी को जकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सियांग यू दोबारा से डिमैन मंकी को लताओं में जकड़ लेता है। अभी डिमैन मंकी को पूरी तरीके से ट्रैप करने के बाद दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सियांग झाओ अब तुम्हारी बारी है। सियांग झाओ उठ खड़ा होते बोलने लगता है हाँ मैं समझ गया, और इसके साथ ही एक फायरबॉल को मंकी के ऊपर फेंक के मारता है। लेकिन इससे मंकी को घंटा भी कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो इस वक्त और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है। लेकिन यहाँ पे सियांग झाओ बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो लगातार और भी बहुत सारे फायरबॉल को डिमैन मंकी के ऊपर फेंक के मारने लगता है। लेकिन इन सभी चीजों से भी डिमैन मंकी को मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से तो मा लोंग एंड सियांग यू को डिमैन मंकी को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। तो सिचुएशन को देखता हुआ सियांग झाओ दोबारा से एक और फायरबॉल को तैयार करने लगता है और इस बार का जो फायरबॉल है वो पिछले बार से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एंड बूम, देखते ही देखते सियांग झाओ फायरबॉल को अपनी जितनी भी ताकत है वो सभी जुटा के एकदम सीधा डिमैन मंकी के ऊपर फेंक के मारता है। कुछ समय बाद के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे ड्रोन आके इन सभी से बोलने लगता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम लोगों ने एक डी रैंक के डिमैन मंकी को मार दिया। ड्रोन की बात को सुनने के बाद तीनों के तीनों ही जमीन के ऊपर गिर पड़ता है और हाँफते हुए बोलने लगते हैं कि फाइनली हम लोगों ने एक मॉन्स्टर को मार पाया, एक डी रैंक के डिमैन को मार गिराया। सीचन भी पेड़ के ऊपर खड़े खड़े ऐसा भी चीजें देखता है। सियांग झाओ अभी सीचन से पूछने लगता है सीचन क्या तुमने देखा, हम लोगों ने डी रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन वे लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीचन ने तो ऑलरेडी बचा कुचा जितने भी डिमैन थे उन सभी को पहले ही मार दिया होता है। लेकिन यहाँ पे सीचन बिल्कुल भी घमंडी नहीं बनता, बल्कि वो तो यहाँ पे इन सभी को प्रेस करता है, इन तीनों को शाबाशी देता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को गोंग शुआन को देखने के लिए मिलते हैं। बेचारा एक तरफा सीचन को डी रैंक के मॉन्स्टरों को इस तरीके से हंट करता हुआ देखने के बाद और ओ तीनों नमूने को भी अपने से ज्यादा पावरफुल एक डी रैंक के मॉन्स्टर को मारता हुआ देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गोंगटिंग के पिता गोंगलिन भी अभी ये सभी चीजें देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन अभी जो कार्ल कैवेंडिश है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि वो चारों के परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है और इन चारों में से वो लड़का जिसको की देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही पुराना खिलाड़ी है। हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, इसका नाम सीचन बताया था, है ना। कार्ल कैवेंडिश को सीचन के प्रति इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता हुआ देखने के बाद गोंगटिंग के पिता गोंगलिन अभी गोंग शुआन की ओर देखता हुआ इशारा करता है। गोंग शुआन भी अभी समझ जाता है कि आखिरकार गोंगलिन कहना क्या चाहते हैं। तो इस समय वो सीचन के स्क्रीन को चेंज करके गोंगटिंग के स्क्रीन को दिखाने लगता है। कहने लगते हैं कि देखो देखो एक और टीम डी रैंक के डंजन के अंदर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। गोंगटिंग के टीम को देखने के बाद सिगरेट कहने लगती है कि इन लोगों की कंडीशंस तो काफी ज्यादा सही है, देख के लग रहा है कि वे लोग कोई प्रोफेशनल रेड करने वाला टीम है। कार्ल कैवेंडिश भी बोलने लगते हैं कि हाँ एकदम सही बोल रही हो, इन लोगों की परफॉर्मेंस भी
काफी ज्यादा सही है। सच बोलूं तो इस साल के ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। दोनों की बातों को सुनने के बाद गोंगशुआन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलने लगते हैं कि अपने मन में ही ये बैटल तो अभी अभी शुरू हुई है, देखो आगे आगे होता है क्या। गोंगशुआन की इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे डी रैंक के मशरूम मॉन्स्टर इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसको की देखने के बाद अभी एक लड़की अपना गिटार पकड़ के टराना टराना टुम डुम कर देता है और इससे वो सभी मॉन्स्टरों की स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है। इसी समय एक और लड़का अपना जो फ्यूजन वाली एबिलिटी है उसे यूज करके सभी के सभी मॉन्स्टरों को हवा में ही एक ही जगह पे एकत्रित कर लेता है और इसके साथ ही चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन अब तुम्हारी बारी है। तो इस समय गोंगटिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ जाके अपनी तलवार से सभी के सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है। गोंगटिंग अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ दोबारा से अपनी तलवार को माइंड के अंदर रखता है और यहाँ पे गोंगटिंग का जो रियल एबिलिटी है उसके बारे में हम लोग को जानने के लिए मिलते हैं, जो कि होता है सी रैंक का फ्लेम सोल्जर। गोंगटिंग अभी जैसे ही मॉन्स्टरों को मार देता है तो इस वक्त गोंगटिंग के जितने भी साथी हैं वे सभी अपने मन में ही बोलने लगते हैं कि ये सभी मॉन्स्टर हम लोगों के लिए उतना ज्यादा हार्ड नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान जिन जिन मॉन्स्टरों को मारा था ये सभी मॉन्स्टर एग्जैक्ट सेम ही है। मुझे लगता है कि गोंगटिंग के फैमिली ने ही स्कूल के एग्जामिनेशन को सेट किया है। सच में अगर तुम सही लोगों के साथ रहते हो ना तो जिंदगी कितना ज्यादा आसान हो जाता है। चीजें अगर इसी तरीके से चलती रही तो हम लोग बहुत ही जल्दी चैंपियन भी बन जाएंगे। वे सभी अपने मन में ये सभी बातें बोली रहे थे। इसी समय गोंगटिंग यहाँ से जाते हुए सभी से बोलने लगता है कि चलो चलो अभी बॉस को मारने का टाइम आ चुका है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को सी चैन के और का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सी चैन आगे आगे चल रहा होता है और उसके लौंडे पौंडे बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। कुछ देर बाद वे लोग डी रैंक के डंजन का जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें सामने की ओर एक डी रैंक के एप को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने ही साथियों का मतलब जो डी रैंक के मंकी थे उनको मार मार के खा रहे होते हैं। और ये जो डी रैंक के एप मॉन्स्टर है यही इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर होता है। मालोंग इस वक्त शौक होते हुए पूछने लगता है सी चैन क्या यही लॉर्ड है? तो साइड में खड़ा हुआ सियांगझा बोलता है कि अगर ये एक भी थप्पड़ मुझे मार देता है ना तो मैं एक ही थप्पड़ में 10 बार मारा जाऊंगा। वे दोनों आपस में इस तरीके से बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय जो लॉर्ड मॉन्स्टर है मतलब जो डीमन एप है वो इन लोग की ओर घूर के देखता है। मालोंग की फट के 64 हो जाती है। मालोंग यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि होली सीट, ये तो हम लोग की ओर ही देख रहा है। डीमन एप दौड़ते हुए अभी इन लोग की ओर ही आने लगता है मारने के लिए। मालोंग, सियांगझाओ एंड सियांगयू तीनों ही दौड़ने लगता है और बोलने लगता है कि एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। डुम डुम। लेकिन ये किया सी चैन तो बहुत ही स्पीड के साथ जाके डीमन एप के थोपड़े पर काफी जोरदार एक लात मारता है और इससे बेचारा उड़ता हुआ पीछे की ओर जाने लगता है। लेकिन सी चैन बहुत ही स्पीड के साथ जाके डीमन एप को टुकड़े टुकड़े कर देता है और यहाँ पे तीनों नमूने को तो अभी भी ये बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार सी चैन ने इतनी आसानी के साथ एक लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर को कैसे मार गिराया।